अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मॉर्निंग शो में आपका और मेरा साथ होता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। बहुत सारी अहम खबरें होती हैं, अपडेट्स होती हैं और हम जो है शहर भर की सूरत हाल जानते हैं। और सबसे पहले तो जो आज टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं कि जी शहर भर में क्या हो रहा है। तो जी जनाब, एक्सपो सेंटर में इंडस्ट्रियल सेक्टर से मुतालिक नुमाइश जो है वो सज गई है और पाक इंडस्ट्रीज जो नुमाइश है उसमें 54 पाकिस्तानी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। नुमाइश में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ऑयल एंड गैस और इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली जो कंपनीज़ हैं वो शिरकत कर रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक और हेल्दी एक्टिविटी होने जा रही है शहर में, तो इसके मुतालिक हम आपको ज़रूर आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि बारिशों का एक स्पेल आया जिसके बाद सिंध भर में जो डेंगू के केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है और महकमा सिंध जो सेहत है उसके मुताबिक रवां साल अब तक सूबे में डेंगू की जो कुल तादाद है केसेस की वो 1220 से ज़ायद रिपोर्ट हो चुके हैं। और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि कराची में जो केसेस हैं तकरीबन कुल 186 केसेस सामने आए हैं अगस्त में सिंध भर में, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं जो कि 170 केसेस हैं डेंगू के, जो कि रिपोर्टेड केसेस हैं। इसके अलावा कई ऐसे केसेस भी होंगे और हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो इस वक्त अपने बच्चों का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, हर एक दिन दूसरे दिन के बाद ये बात कह रहे हैं कि बारिशों के बाद जो वबाई अमराज हैं उनमें ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस वक्त गड्ढे बड़े बड़े पड़ चुके हैं और मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो जाता है, मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो जाता है, गंदगी, कचरे और जो है वो ढेर की वजह से, बारिश के पानी की वजह से। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ताकि आप जो है किसी भी मर्ज़ में मुब्तला ना हो। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स मलिर की कमिश्नर को जाली दूध की रोकथाम के इक़दाम पर ब्रीफिंग और केमिकल मिला दूध बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जो है वो केमिकल मिला जो दूध है वो फ़रोख्त किया जा रहा था, जिसको पकड़ा गया था भैंस कॉलोनी में फैक्ट्री को। और महकमा फूड ने 720 किलो दूध बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पाउडर है, जो केमिकल है, उसे ज़ब्त कर लिया था और दूध भी तल्फ़ कर लिया था। अब बहरहाल ये है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में एमडी वाटर कॉरपोरेशन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और सिंध हाई कोर्ट ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने के केस में एमडी वाटर कॉरपोरेशन के वारंट गिरफ्तारी जारी की है और पुलिस हुक्काम को अगली समाअत में अदालत पर पेश करने की हिदायत जारी की हैं उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि आइंदा समाअत पर जो है उनकी पेशी को भी यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से जो है वो अपडेट्स भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का फैसला कर लिया है और वे कह रहे हैं कि अवामी एहतजाज किया जाएगा और नाजायज़ बिलों और नाकिस कारकर्दगी के ऊपर ही एहतजाज किया जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान बरोज़ जुमेरात के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने मुजाहरा करेगी और धरना देगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म और एमकेएम वफ़द में भी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एमकेएम पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें आईनी तरमीम और सिंध में वफाकी मनसूबों पर बातचीत की है। और जो है इसके अलावा माशी बहरान, बिजली की कीमतों में कमी और कराची को गर्दिशी गर्दों से मुस्तस्ना करने पर भी गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा सिंध में सरकारी जामियात इंतज़ामी माली बहरान का शिकार हैं। वफाक से 1 अरब रुपए तलब किए गए हैं और सूबाई हुकूमत ने जामिया कराची के लिए भी वफाकी हुकूमत से 1 अरब रुपए के इजाफी फ़ंड्स मांगे हैं। इसके अलावा अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो उसमें शिकायती और तजावीज़ बक्स की तनसीब डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ने ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि बॉक्सेस लगाए गए हैं जिनमें तलबा तालिबात जो है वो शिकायत दर्ज करा सकेंगे और जो टीचर्स हैं वो भी करवा सकते हैं, आने जाने वाले भी करवा सकते हैं। ये बॉक्स लगाने का मकसद ये है कि तलबा के मसाइल की फ़ौरी तौर पर निशानदही की जाए और उनको हल किया जाए और तलबा भी अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं तालीमी माहौल से मुताल्लिक़। और शिकायत पर कहा गया कि फ़ौरी तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जनाब, हम इन तमाम ख़बरों से आज के शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये कि गटर और जो है गंदगी के ढेर लग चुके हैं और इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास अयाज राना मौजूद हैं, खुर्शीद रहमानी मौजूद हैं। वेलकम करते हैं दोनों को शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बीमार हो रहे हैं लोग क्योंकि बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि डेंगू भी बहुत फैल रहा है और थोड़े दिन पहले कॉन्गो वायरस बहुत फैल रहा था, मॉन्की पॉक्स जो है ना वो हमने देखा कि उसके भी कुछ केसेस सामने आए। तो ये तमाम जो वबाई अमराज हैं वो इस वक्त फूट के जो है ना वो आवाम का जीना मुश्किल कर रहे हैं। देखिए रमशा, जब हमारा निज़ाम ही बीमार हो तो कोई बैद नहीं है फिर आवाम भी बीमार होगी। हमारा जो सिस्टम है पूरा, जो इस वक्त सिक्का राजुल वक्त है, आप जिसे कह सकते हैं, वो जमहूरी निज़ाम तो ज़रूर है, लेकिन उस जमहूरी निज़ाम में आवाम को
किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। सड़कों पर जो है वो गर्द आलूद मिट्टी से हट जाते हैं, लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। और अब रही सही कसर जो सड़कें थोड़ी बहुत कोई ठीक थी, वो हालिया बारिशों की वजह से जो है वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। अब जो है वो मिनटों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र मज़ीद तवील घंटों में जो है वो तय हो रहा है। ऐसा ही है। और ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान काटने पर जो है वो बस सिर्फ इक्तफ़ा किए हुए है। और हम देख रहे हैं कि कल गुज़िश्ता रोज़ भी और आज सुबह भी जो मेन जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है कराची का जिना हॉस्पिटल, फिर उसके सामने NICBD, फिर उसके बराबर में NICH, और फिर वो पूरी दोनों अतराफ़ की जो अस्पताल हैं वो ख़ासी अहमियत के हामिल हैं मरीज़ों के लिए। वहाँ भी जो है वो तवील कतार लगी हुई है इस वक्त गाड़ियों की, एम्बुलेंसेस की, और उसके अलावा कि जो मरीज़ जिन्होंने हॉस्पिटल पहुँचना है इमरजेंसी की सूरत में, वो भी जो है वो इंतज़ार में है कि कब उनकी गाड़ी जो है वो इस ट्रैफिक से निकल कर जो है वो इमरजेंसी वार्ड तक पहुँचे। तो हमारी ट्रैफिक पुलिस इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी नाकाम है। फिर दूसरी तरफ आप आ जाएँ कि शहर जो सड़कों की जो खस्ताहाली है और उसमें जो पड़ने वाले गड्ढे हैं, तो वो अब नज़र आ रहे हैं। बारिश का जब बरसात का पानी वहाँ मौजूद था तो वो नज़र नहीं आते थे, लेकिन वो गाड़ी आपकी एकदम जाके जब लगती थी गड्ढे के अंदर तो महसूस होता था कि यहाँ पर गड्ढा मौजूद है, गड्ढा पड़ गया है। उसकी वजह ये है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुआ सड़क के अंदर, तो वो थोड़ी सी बारिश में ही वो खस्ता हाल हो गया। बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं। अब इसकी मेंटेनेंस का काम जो है ना वो होना था। मेयर कराची साहब ने भी बड़ी हिदायत जारी की गई कि चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, यूसी काउंसलर्स और जितने भी लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने अपने इलाकों को ठीक करने की कोशिश शुरू करें। तो क्या सूरत हाल है? औरंगी में तो हम रोज़ गुजर रहे होते हैं, यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है, वो ही नहीं भर पाए मेन रोडों पर, तो अंदर गली मोहल्लों को तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जान रहे होंगे। रमशा, आप यकीन कह रहे हैं, मैं परसों या कल की बात है, हम लोग यहाँ से निकले, लियाकताबाद जाना था। लियाकताबाद मेन जिसको आप दाखाना बोलते हैं, उस ब्रिज के साथ आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। बहुत बुरा हाल है वहाँ पे भी, सही कह रहे हैं आप। यकीन करें कि हम जिस गाड़ी में अपनी ऑफिस की गाड़ी में थे और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रोलर कोस्टर में बैठा हुआ हूँ। और जब जहनी जिस्मानी इतनी थकन और इतनी अजियत, उसके बाद उन खड्डों में आप घंटों खड़े हुए, क्योंकि वो ट्रैफिक, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, किसी का रिक्शा अगर उलट गया तो फिर आप खड़े में। ये रोज़ इस वक्त कराची का शाम या सुबह के औकात आप खुद ट्रैफिक का क्या हालात हो चुके हैं। तो हम लोग लेट हो जाते हैं, भागते दौड़ते ये हालात, आप ऑफिस। इतनी जहनी अजियत का शिकार हो चुके हैं इस वक्त कि आपका जो सफ़र जो यहाँ से 5 मिनट गए वो 2-2 घंटे आपकी गाड़ी हिल नहीं रही थी। पिछले दिनों ये सूरत हाल थी। उसके बाद हमारा नशेबन सिनेमा कहलाता है वो इलाका जो रोड पाक कॉलोनी की तरफ जाता है। उसके बाद मैं रोड पे देखा, मेरी चीख निकल गई। इतना कचरा मौजूद है कि जैसे पिछले कई हफ्तों से वहाँ से कचरा ही नहीं उठा। वो सड़क जो 3 लाइन की सड़क थी वो 1 लाइन की हुई है, वहाँ से गुजरे कचरे की वजह से। जी, वहाँ से थोड़ा और आगे निकले तो वो जो नाला जो उस पर वहाँ से गुजरता है, वो नाले के पास उस ब्रिज पे ये आलम था, पानी वहाँ खड़ा था, घड़े ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि हमारा जो सुजुकी डब्बा है वो उलट जाएगा। हम 2 लोग बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, ऐसा लग रहा था कि आप गिर जाएंगे। और वो अजियत नाक इस वक्त पाक कॉलोनी जाना ऐसा है कि आप किसी महाज पे जा रहे हैं, कोई जंगी माहौल हो जाता है ना, इसके बाद कोई बम्बार्टमेंट होने के बाद ऐसा लगता है कि वो शहर तबाह हो गया। इस वक्त शहर की ये हालत हो चुकी है कि जैसे किसी ने यहाँ आके कोई बम्बार्टमेंट करके चला गया। सड़कें उखड़ गई हैं, है ही नहीं, सिरे से ही मौजूद नहीं है सड़कें। तो सड़कें वो खड्डे इतने गहरे हैं कि आप ऐसा लगता है कि अभी अब गिरे तो तब गिरे और आपकी गाड़ी के एक्सल टूटे या ये गाड़ी पलट जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद जो बीमारियों का भी एक मसला है, और आवाम के पास पहले ही इतने पैसे नहीं है कि वो मेडिसिन अफोर्ड कर सकें, इतनी महंगी दवाएं हैं, तो ये भी लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है इस वक्त जो है ना। लोग ज़्यादातर कंप्लेंट्स यही कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है हम कोप अप करेंगे। शहर की सूरत हाल ख़राब होने की वजह से ही हो रहा है ये बात पहले हम बता रहे थे ना, आपके प्रोग्राम्स में ये कह रहे थे कि ये जो महीना है, आप अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर जो है वो डेंगू की अफजाइश होती है और ये डेंगू के सीज़न हैं। अब तो ये बात सबको पता चली गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको अब इस वक्त अगर आप सड़कें नहीं बना सकते, ये करोड़ों रुपया अरबों रुपया आपको चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे होगा। शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं है, चाहे आप ये नया एक्सप्रेसवे उठा लें, वो तबाह बर्बाद हो चुका है, उसका दूसरा ट्रैक। शहर के अंदर कोई आप बड़ी सड़कें ले लें, जहाँ मैं अभी लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप चले जाएं,
ब्रिजेस की बात कर भाई लें, हम लोग उसमें ये खड़े causeway पड़े, कितना कहाँ से इस्तेमाल आएगा करते ये हैं? पैसा? पैसा है ही नहीं आपके आप भी पास, और ये देखिए आप कितना इस्तेमाल दावे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि हम कर देंगे? उसके बाद उसमें पानी इतना मौजूद है कि वो घड़ा चुभा पाए, लेकिन वो आप उसको निकाल नहीं सकते। फिर वही वाली बात है, कोई मशीन ही नहीं निकाल सकती। वो इंतजार कर रहे हैं कि सूरज और पानी और गाड़ियाँ गुजर गुजर के वो घड़ों में से खुद खुश्क हो जाएगा। कोई मशीन नहीं नहीं निकाल सकते भैया, छोटा मशीनरी घड़ा, वो तो घड़ा के अंदर इतना पानी, उसके लिए क्या मशीनरी तो भेजेंगे? वो जो वाइपर लेके खड़े होते हैं उन्हीं वो को जो बुला वाइपर वालों की जरूरत है, लेकिन वो डोल वाइपर देके वाले भी भेजना। वहाँ काम नहीं कर सकते। वो घड़े में से पानी क्या डब्बों से निकाल, डब्बों से निकाले ना, फिर जब यही खड़े रह होकर गया इस नुमाइशी तौर पर वाइपर लगा सकते हैं तो डब्बे से पानी भी निकाल सकते हैं। अब वो बस बता पानी है। जमा है इलाकों के अंदर, बारिश का पानी है, वो साफ पानी है, और उसके अंदर मच्छर की अफजाइश हो रही है। आप लोग खुदारा अपना खुद ख्याल करें। मगरिब के औकात कार में घर की दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। जिस वक्त मच्छर आपके घरों में आते हैं, बिल्कुल वो ऐसे। बिल्कुल उस वक्त आपको एहतियात करनी है। आपने कोई ऐसी चीज़ जलाएं घर में जैसे मच्छरों से आप खासकर मगरिब के औकात में जो है बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को बाहर जो खेल रहे होते हैं, अक्सर शाम में आप भेज देते हैं, लेकिन उनको तंबी करें इन दिनों के अंदर मगरिब से पहले कम से बच्चों कम के लिए 15 से 20 मिनट पहले घर एक में आ और जाएं। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन ये हुई है कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा उल्टी और मोशन का जो है वो शिकार हो रहे हैं, जिसमें बच्चे अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। और ये बहुत ही करीबी जानने वालों में भी ये प्रॉब्लम हमने देखी है कि वो कई दिन बच्चों को एडमिट करना पड़ा, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग का जो है बच्चे कंप्लेन करें। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बच्चा 1 से 2 दिन 3 दिन कंप्लेन कर रहा है तो उसको खुदारा हॉस्पिटल, अगर वो वॉमिट भी कर रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके पहुँचें आप, और इसमें बिल्कुल भी लीनियंसी ना दिखाएं। तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है बच्चों का भी इस वक्त, क्योंकि स्कूल्स भी जा रहे हैं, बच्चे खेलते कूदते भी हैं, धूप निकलने का सिलसिला फिर शुरू हो गया, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, कुछ मज़ीद खबरें आपको तक पहुँचाएंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम देख रहे हैं खुर्शीद भाई, MQM पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया है। इससे पहले भी कराची में एहतजाज हुआ, इस्लामाबाद में भी एहतजाज हुआ, जमात इस्लामी ने भी किया, MQM भी जो है वो बहुत आवाज़ उठा रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बिलों में हमने देखा इजाफा ही हुआ है, अभी भी करने जा रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि जी एक तो नाजायज़ बिल हैं और नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जाएगा हेड ऑफिस के सामने? देखें कि इलेक्ट्रिक का मामला ये है कि कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा एक इदारा होगा जिसके ख़िलाफ़ रोज़ाना एहतजाज ना होता हो, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो। के इलेक्ट्रिक वाहिद वो इदारा है इस शहर का जिस पर हर शहरी जो है वो सीखवा है और उस पर उसको शदीद गुस्सा और आता है। तो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ बड़े मुजाहरे भी हुए, छोटे मुजाहरे भी हुए, धरने भी हुए कराची में गवर्नर हाउस के सामने। उसके अलावा कराची के बिलों के ऊपर जो है वो जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में भी धरना दिया और तकरीबन कोई 10 से 12 रोज़ वो जारी रहा। लेकिन के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया पर और के इलेक्ट्रिक की जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ अभी तक कोई किसी किस्म का भी ज़रा बराबर भी उसमें नरमी नहीं आई है, और बल्कि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, जब उनसे बात की जाती है कि वो कहते हैं कि ये मेंटेनेंस है और फिर वहाँ पर चोरी हो रही है, लेकिन उसी इलाके के अंदर जो लोग बिल पे कर रहे हैं मुनासिब अपने मुकर्रर वक्त पर, उनको किस बात की सज़ा दी जा रही है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ सियासी जमातें इस पर एहतजाज करती हैं, और MQM उस वक्त में जब निजकारी इसकी हो रही थी तो उस वक्त वो इसका हिस्सा थी, वो इसकी हिमायत में थी। तो इसकी निजकारी होना ही इस शहर के लिए बड़ा जुल्म था, शहरियों के लिए जुल्म था। तो अब उस एहतजाज का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए, धरने भी हुए, के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर भी धरने हुए, और गुज़िश्ता माह मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी धरना दिया वहाँ पे जाके, लेकिन इसका कोई हमें कोई नज़र नहीं आ रहा सोल्यूशन, कोई हल, कोई ऐसा तस्वीर तलब कोई हल नज़र आया हमें जिस पर के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया इस बात पर सोचे कि उस शहर के शहरियों के साथ कर क्या रही है। बिल्कुल सही बात है। मसला पता है एक और क्या है जो मैं सोचती हूँ, याद और खुशी भाई कि जो है ना, आप चाह क्या रहे हो, आप अवाम एहतजाज करे तो भी मसला है, अवाम एहतजाज ना करे तो भी हम कहते हैं कि एहतजाज या सियासी जमातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन इशू तब होता है कि एहतजाज का भी फ़ायदा तब जब आपको आउटकम नज़र आ रहा हो। इशू इस कि आपको कोई प्रेशर बनता हुआ हुकूमत के ऊपर नज़र नहीं आ रहा, कोई जो है सुनवाई नहीं है। जमात इस्लाम इतना टाइम बैठी, 2.5 रुपये बढ़वा के उड़ गई। मुझे एक बात बताएं, MQM का वफ्द कल वज़ीर आज़म से मिला, हम उधर आना चाह रही थी, तो वो जो टैक्सेस हैं हुकूमत के वो कम करवा देना। ये सियासत करना, अपनी पॉइंट स्कोरिंग करना, ये अब नहीं चलेगा। क्या करेंगे आप मुझे बताएं। 4 घंटे बैठने के बाद
वहाँ से उठ अच्छा, के वो चले IPPs जाएंगे। पे भी तो मुस्तफा कमाल साहब बड़ी बहस कर रहे हैं, क्या लेकिन बात करवा करें? क्या पा रहे हैं, बात तो ये है ना। आप मुझे ये बताएं, इनसे बोलें आप कल आके के इलेक्ट्रिक के बाद वहाँ ये बता दें कि वज़ीर आज़म से आपकी क्या बात हुई। आप वफाक के टैक्सेस है ना, एडिशनल सरचार्जेस, इनकम टैक्स, एडिशनल फिर दूसरे सरचार्जेस, अरे भाई ये ख़त्म करवा दो। एडजस्टमेंट चार्जेस और फलाना आप ये ख़त्म करवा देना। आप हुकूमत के पास जाके बैठे थे, ये कल आके हफ्ते के रोज़ पे जो आपने ये ड्रामा करना है पूरा अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के हम कराची का दर्द रखते हैं, तो या तो कोई काम करके उठें जैसे जमात, या तो बढ़ा के उठें या कम करा के उठें, कुछ करके तो उठे ना। वहाँ अलामती तौर पे जाएं, 2 घंटे नारे लगाएं, अच्छा, ये तो हम हमारे पहले भी से दौड़े कह रहे हैं ना, लगवाएं, पता नहीं हम होता आपको क्या है। लाइव कट भी दिखाएं, उसके बाद हम आपका वो बोझ भी जो आपका ये एहतजाज हम पे ही बोझ बन के बम बन के उतरे, तो ये करने जा रहे हैं। तो भाई अगर वजीर आजम के साथ बैठे थे तो कर देते, बोल देते भाई अब इनकम टैक्स की मद में जो 3-3 हज़ार रुपए लग के आ रहे हैं वही कम करवा देते। अच्छा, इन्होंने कहा तो है कि बिजली की कीमतों में कमी पे भी बात हुई है। कब हुई है ना यार, फिर हुई है। अब हुई से आपका पेट भर जाएगा या आपका काम निकल जाएगा? हुई है नहीं चाहिए हमें अब। हाँ, हमें हुआ चाहिए, हुई भी है, होगी, करेंगे, करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, आगे जाके 2 माह बाद रिलीफ मिलेगा, ये नहीं चलेगा भाई। दे सकते हो, कल बात करो। हफ्ते को जुमेरात को रखा है ये एहतजाज, 5 सितंबर है, सुबह पता है उनको छुट्टी है, 6 सितंबर की, आगे हफ्ते का रोज रहेगा, लॉन्ग वीकेंड आ गया, चलो ज़रा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, पेट का दर्द भी सही हो जाएगा, बोल के अपनी तकरीरें आवाम को ज़रा बेवकूफ़ भी बना लेंगे, सब निकल भी आएंगे, मौसम वैसे ही बोल दिया खुशगवार होगा। एक हैपनिंग कर दो कराची शहर के अंदर, हमें भाई बस कर दें, हमारी जान छुड़वाएं इन लोगों से। ये कौन लोग आके हम पे मुसल्लत हो गए हैं भाई? कोई तो आए जो इसके अंदर जाके, आज वजीर आज़म को बोला कुछ करना नहीं, हाँ अलामती तौर पे जो ये अंदर ये बोलोगा हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसी अलामती तौर पे जाके वहाँ धरना देंगे, आप अपने टैक्सेस लगा के रखें, या तो बोल दें ये बात करके आए वजीर आज़म से। और दूसरी बात ये कि जो IMF है उसको भी ये इस बात पर एतराज़ है कि सूबे जो सब्सिडी देने जा रहे हैं अभी दी नहीं है, तो वो क्या बिजली की मद में सूबे सब्सिडी मत दें। मतलब ये IMF को भी एतराज़ है इस बात पर कि सूबे सब्सिडी नहीं दें, उनका इस्तेहकाक ही नहीं है। अगर वो देंगे तो IMF का जो शेड्यूल है वो रोल बैक होने का अंदेशा है। देखिए, एक मसला IMF के जब हम जिक्र करते हैं तो IMF के तो पैसे ही नहीं दे रहा, वो आपको पूरे इस माह के अंदर किसी मीटिंग में आपका नाम ही नहीं है। देखिए, अब एक और चीज़ है ना, चलें वो तो एक और फर्दर डिस्कशन है, लेकिन पता है क्या है, IMF बिजली के बिलों पर या बिलों के ऊपर इतनी नज़रें ताक के क्यों बैठा है वो है, क्योंकि हमारे यहाँ, आप लोग शायद बेहतर अयाज हमें इस बारे में बता सकेंगे कि भाई टैक्सेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अभी तक भी अभी देख लें, ताजिर दोस्त स्कीम पर कितनी बहस हो रही है, ताजिराने को ऑन बोर्ड तैयार नहीं है, हुकूमत अपनी रेट कायम नहीं कर पा रही है, FBR का दायरा भी कायम है, हर एक स्कीम आती है, नए इदारे बनते हैं, हो पुराने इदारे भी काम करते हैं, लेकिन जब तक टैक्स कलेक्शन सिस्टम बेहतर नहीं होगा और ये बड़ी मछलियाँ काबू में नहीं आएंगी, तो आप ये जो सैलरीड तबका है उससे तो आप बिलों की मद में ले रहे हैं, और वो IMF को नज़र भी आ रहा है कि यही एक रास्ता है यहाँ पे कलेक्शन का। तो वजह ये है खुर्शीद भाई, दूसरी बात ये कि रमशा के वफाकी हुकूमत जिसमें प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ास तौर पर जो है वो कराची पर तवज्जो दे ही नहीं रहे। वो जब भी आते हैं ताजिरों से रस्मन मुलाकात होती है। साहब का मसला नहीं, मैं तो इतने अरसे से देख रही हूँ किसी प्राइम मिनिस्टर की कोई खासी तवज्जो कराची और इसके मसाइल पे तो नहीं रही, बस ये सुनते रहते हैं मौशी हब है, मौशी हब कमाए जा रहे हैं और नोचे जा रहे हैं, ज़ुबानी कलामी कहते हैं माशी हब है, लेकिन इस माशी हब पर तवज्जो भी तो दें। ज़ुबानी कलामी नहीं, ये है सारा आपका टैक्स कलेक्शन करके रेवेन्यू हब है हमारा, लेकिन बदकिस्मती से कराची को लावारिस कमा के दे रहा है आपको, चलिए इसी पर कराची बंद कर रहे हैं। बदकिस्मती फिर वही वाली बात कि सियासी जमातों का भी तो रोल है ना जी, आपके उसमें मुस्लिम लीग अभी फॉर एग्जाम्पल चले इसी टेन्योर को अगर उठाकर देख लें तो आप कह रहे हो कि जी शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो नहीं, अच्छा जी नहीं है। उससे पहले आप चले जाएं, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी के सदर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, जो भी था, तब आपके यहाँ क्या सूरत हाल थी? अब ये सूरत हाल तो कौन तवज्जो दे रहा है? अगर हम शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आला पंजाब भी उठाकर देख लें तो उन्होंने अपने टेन्योर में कहाँ से कहाँ पंजाब को पहुँचा दिया। तो शिकवा वजीर आजम से तो बाद में करें, आप पहले अपनी सिंध हुकूमत को तो उठा के देख लें। 16-17 साल हो गए, आपकी क्या प्रायोरिटी है? तो हम तो डिलीवरी देना ही नहीं चाह रहे, हम तो खुद नहीं चाह रहे, हमारे यहाँ जो जमाते हैं वही वाली बात की ढोंग मचाया। इस दफ़ा छोटे और दरमियाने तबके के जो ताजिर हैं उन्होंने टैक्स नेट में आना है। वो ये कह रहे हैं, कराची के जितने ताजिर एसोसिएशन से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम इस ताजिर दोस्त स्कीम को मुस्तरद करते हैं, इस स्कीम के तहत नहीं आएंगे, हम रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। अब धमकी क्या दे रहे हैं कि अगर आपने बैंक अकाउंट हमारे बंद किए
जो धमकी FBI, तो हम अपने पैसे बैंकों से निकाल लेंगे, उसके बाद इस मईशत की हालत में बैंकों का दवालिया होगा तो आपकी मईशत कहाँ आके खड़ी होगी। वो ये धमकी देने पे आगे नई स्कीम लाएं, वो कह रहे हैं या तो नॉर्मल टैक्सेशन पे जाएं, जो पहले वाला था हम वही देंगे। अरे भाई, आप जो बड़े ताजिर हैं वो तो दे ही रहे हैं, हम वो चाह रहे हैं दरमियान हर शटर, हुकूमत का कहना है जो शटर रखता है दुकान पे, जिस पे शटर है उसने पैसे देने हैं, उसने टैक्स देना है। हाँ, 60,000 रुपये पर मंथ का जो उन्होंने SRO निकाला था वो यकीनन नाजायज़ है, हम भी ये कहते हैं ये नाजायज़ है। हर इन मईशत के इन हालात में जहाँ आपकी महंगाई की रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ी और उसके बाद अब तक महंगाई जो है वो एक बुलंद तरीन सतह पर है। शरह कम हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 9% पे आ गई। कल बड़े अच्छे अदाद शुमार आए कि महंगाई की शरह 9% पे आ गई, बिल्कुल आ गई होगी जी, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई की कोई भी, आपने 18% का GST लगाया हुआ है, चीज़ों की कीमतें आदमी की पहुंच से दूर पहुंच चुकी हैं। उसके बाद आप 60,000 रुपये अगर एक सर्टन सदर के इलाके और क्लिफ्टन की दुकानों के ऊपर अगर SRO निकाल के 60,000 रुपये महीने के मांगेंगे, तो मुझे ऐसे भी दुकानें उन्होंने सदर में बताई हैं कि वो कह रहे हैं हम आपको दुकान दे देते हैं, मॉल्स के अंदर ऊपर विक्टोरिया में चले जाएं, आप जैनब में चले जाएं, अंदर की दुकान 5 से 15,000 रुपये में आपको दुकान मिल जाएगी, लेकिन उसका जो है FBR की जाने से जो आपको लेटर मिलेगा वो 60,000 रुपये महीने पे मिलेगा। तो किराया वहाँ पे उसका 15 से 20,000 रुपये और उसको टैक्स हर महीने देना है 60,000 रुपये। अब बात वही देखिए, वहाँ पर वो भी सही है, यहाँ पे भी सही है, लेकिन खासकर ये बोल रहे हैं हम सिर्फ सीजन में कमाते हैं। देखिए बस मसला ये है ना यार कि आप कोई भी स्कीम लेकर आते हैं तो आपको एक्सपर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है और जो है वो फिर आपके साथ स्कीम आती है। आप ऐसा नहीं होता कि आप अनाउंस कर दें और आप बोलेंगे कल जी सब उसमें आ जाए और हम जो है सब कुछ अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। ये पहले स्कीम के ऊपर मुशावरत होनी ज़रूरी थी और ये ताजिर बरादरी भी ऑन बोर्ड होती है ताकि आप वो चीज़ें करा पाते हैं ना। नहीं जाते ना, मसला सारा यही है, जब सर पे पड़ जाती है तो बस फिर आप डंडे के जोर पे कराएं, फिर आप छोड़ देना, फिर आप ये 60,000 का डराया है, ये कहीं ना कहीं जाके बीच में सेटलमेंट होनी है, लेकिन उसमें चीखो पुकार होती रहेगी। तो होगी ना, इंडिया क्या होता है, सेटलमेंट होनी हो पर आप पहले कर लें। मसला यही है ना कि हमारी हर चीज़ को इतना नेगेटिवली, बस मसला ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हर चीज़ में एक हैपनिंग हो, हमको इम्पोर्टेंस मिले, फिर हमारी दौड़े भी तो हम सब चीज़ों की मसाइल है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और थैंक यू सो मच अयाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम यहाँ खुर्शीद भाई हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे आगे, वक्त के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से स्पेशली और आपको अवेयर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम मौजूद हैं, फ़हाद शफीक साहब। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़हाद साहब आप? सबसे वेलकम टू द शो एंड सिटी एट 10। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, इसमें किस तरह के जो है वो प्रोग्राम्स बच्चों के लिए मुतारिफ़ करवाए गए हैं, यूथ का ब्रैकेट क्या रखा गया है और किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया जी कि हम पाकिस्तान की आवाम को ये बताएं कि इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने यूथ के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान इस वक्त बहुत तेज़ी से जारी है जी, और इसके चेयरमैन हैं राना मशहूर साहब। सिंध को मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो सिंध रीजन में एक बहुत बड़ा गैप है, यूथ को कोई भी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं दी गई प्रॉपर्ली। अब आई डोंट नो क्यों और इसके पीछे क्या वजह है। सही। तो इस दफ़ा मुझे सिंध की ज़िम्मेदारी दी गई और मैं सिंध रीजन देख रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे बेसिकली बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं जिनको हम सिंध की जो यूथ की मायूसी है इंशाल्लाह वो इससे ख़त्म होगी। अनकरीब हम ग्रैंड लॉन्चिंग करने जा रहे हैं इन 6 डिवीजन्स ऑफ सिंध। सही। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के एग्जीबिशंस होंगे ताकि लोगों को, बच्चों को पता लगे कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जैसे आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब काफ़ी एक्टिव रहे हैं जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और लैपटॉप से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उन्होंने बड़े बच्चों को लैपटॉप्स दिए हैं। पंजाब इंडोनमेंट एजुकेशन इंडोनमेंट फ़ंड भी दिया है। कई सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा वो एक्टिव थे। दानिश स्कूल आपने शायद कभी सुना हो, स्टेट ऑफ द आर्ट उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड आप देखें तो किसी बाहर वाले स्कूल के जैसा एजुकेशन स्टैंडर्ड है। और वो गरीब का बच्चा उसमें पढ़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट।
और बड़ी बात है, आप कभी उनकी सक्सेस स्टोरीज़ देखें तो आप ख़ुद भी हैरान होंगी कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया और गरीब के बच्चे को पढ़ाया गया। तो इंशाल्लाह सिंध के लिए हम लेके आ रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन 4 E's: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट एंड एंगेजमेंट। सही। हर किसी का अपना डोमेन है। इसके अंदर हम लेके आ रहे हैं लैपटॉप फॉर एवरीवन। पहले तो सिर्फ हाई अचीवर्स को लैपटॉप दिए जाते थे, इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने लैपटॉप फॉर एवरीवन कर दिया है। उसके अलावा हमारे पास एंटरप्रेन्योर लोन है, कोई अच्छे आइडियाज़ के साथ बच्चे आएँ और कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो उनको हुकूमत पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत उनको लोन भी देगी ताकि वो अपना बिज़नेस चला सके एंटरप्रेन्योर के लिए। उसके अलावा हमारे पास इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं। 30,000 बच्चे इस साल इस बजट में उनको इंटर्नशिप ऑफ़र की जाएंगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का सेगमेंट है, हमारी वेबसाइट है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नाम से, उसकी एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड iOS दोनों के ऊपर। उस पर जाके आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। टैलेंट हंट में सारे स्पोर्ट्स हैं, उससे टैलेंट हंट होके बच्चे निकल रहे हैं। ये सक्सेस स्टोरीज़ जो बन रही हैं, ये अरशद नदीम आपको पता है, ये जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, इनके यूथ फेस्टिवल से निकला हुआ बच्चा है जो कि आज पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को, बच्चे बच्चियों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रह के अपना कोई ना कोई आइडिया निकाल के लाएं। कोई इनोवेशन अवार्ड भी हमारे पास, बच्चे हमें बड़ा अप्रोच कर रहे होते हैं बैक टू बैक, और हम उनको इंशाल्लाह इसी तरीके से, जो सिंध में एक मायूसी थी आपने हमेशा से देखा होगा, एज़ कम्पेयर पंजाब, सूबा सिंध बहुत ज़्यादा पीछे इन चीज़ों में। खास तौर पे एजुकेशन में हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, कोई एक्टिविटी हो, हमारे यहाँ ग्राउंड्स भी प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं है कि बच्चे जाके शाम में वहाँ क्रिकेट खेल लें, बच्चे जाके वहाँ फुटबॉल खेल लें, बच्चे जाके वहाँ हॉकी खेल लें। नहीं तो इस ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, इसमें क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को और इनको भी जो है प्रमोट किया जा रहा है? डेफिनेटली। और उसके लिए भी आप लोगों ने कोई प्रोग्राम्स रखे हैं? जी, टैलेंट हंट हमारे पास पूरा एक सेगमेंट है। अच्छा। विद अलायंस ऑफ HEC हायर एजुकेशन कमीशन, हम इसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डिफरेंट सेक्टर्स के बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें से टैलेंट हंट निकालते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस वक्त जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, वो सारे बच्चे इसी टैलेंट हंट से निकले हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें, और अरशद नदीम ने भी इसी टैलेंट हंट से आज पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो अपॉर्चुनिटी तो दें, हमारे पास बहुत बहुत ज़हीन बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक हम इसको सिंध के अंदर भरपूर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को लेके हर डिवीज़न, हर शहर, हर सूबे, और सिंध का जो सूबा है उसके हर UC वार्ड तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। लोगों को पता ही नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको क्या ऑफ़र कर रही है। तो मुझे इस दफ़ा ज़िम्मेदारी दी गई है प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक। जो चेयरमैन राना मशहूद साहब हैं, वो बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आपने भी देखा होगा माजी में कुछ लोगों ने मीम्स भी बनाना शुरू कर दिए कि सर ये आपका विजन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी पॉजिटिव तो ना सही इस तरह से पता है। अच्छा खुर्शीद भाई, ये जो डिवीजन्स की बात हो रही है, हम कराची या हम बड़े शहरों में, हैदराबाद में, खास से बड़े सक्खर, ये बड़े रीजन्स में काम करना तो चलें फिर भी स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आप जो है वो अंदरून शहर से भी और जो है अंदरून सिंध से भी अच्छी तरीके से वाबस्ते हैं, वहाँ पर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? एक तो क्योंकि अवेयरनेस अभी जैसे फहद भी बात करें, वो पहुँचानी और वो ज़रूरी है, तभी आप बच्चों को ला सकेंगे इस प्रोग्राम में। तो आपकी नज़र में जो है वो क्या हो सकता है खुर्शीद में? देखिए, इकबाल ने क्या खूब कहा है कि उठकर बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है कि मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। कि जो सिंध के जो अंदरून के अज़ला हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजेस जो वो है उनकी बैठने की जगह है। एक तो अवेयरनेस की कमी तो होती है, लेकिन अवेयरनेस अब तो पहुंच जाएगी। उन बच्चों के बैठने के लिए स्कूल में डेस्क नहीं है, वो चटाई पे बैठ के पेपर्स दे रहे होते हैं। वहाँ पे स्कूल की इमारत मौजूद है, जिस इमारत में वो पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं उन्होंने, वहाँ पर वहाँ के जो जागीरदार हैं, वडेरे हैं, उनकी वो बैठकें बनी हुई है। एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। दूसरा फिर जो स्कूल सिस्टम है, वहाँ के बच्चों को वहाँ पर दरसी किताबें मैसर नहीं है। गांव देहात की बात एक तरफ है, लेकिन यहाँ तो शहर के अंदर भी लोगों को दस्तयाब नहीं ऐसा ही है। फिर वो रिमोट एरियाज़ हैं, वो स्कूल, वहाँ का जो ट्रैवलिंग एक्सेस है, वो भी ट्रैवलिंग एक्सेस भी वहाँ लोगों को मैसर नहीं है।
और फिर दूसरा जो तीसरी बात ये आती है कि वो इन्फ्लेशन की वजह से वो एक बच्चा एहसास कमतरी में मुब्तला होता है कि वो एज़ कम्पेयर टू बेकन हाउस या दूसरे जो ए लेवल्स के जो स्कूल्स हैं उससे अपने आप को जब कंपेयर करता है तो वो लिटरेसी में अपने आप को जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला होता है। तो एक तो सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क जो है वो वहाँ पर एजुकेशन के सिस्टम का है, एजुकेशन के लेवल्स का है। तो मैं समझता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर अगर ये डेवलपमेंट करें कि स्कूल का जो सिस्टम है, जो बच्चों के जो बुनियादी तालीम है, बुनियादी निज़ाम तालीम है, उसके ऊपर भी अगर ये फोकस करें तो वहाँ के जो बच्चों की एहसास महरूमी है वो भी दूर हो सकती है और उससे बच्चे न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि उनको मुस्तकबिल में अपनी जो सिमतें हैं वो तय करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे कि स्कूल के सिस्टम्स के ऊपर, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि मुख्तलिफ डिवीजन्स में हमें लेके जाना है और यूसी काउंसिल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाना है। तो प्लान क्या है, कैसे होगा? और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तक जाने की अगर आप बात करें तो फिर एक बड़ा चैलेंज नज़र आता है। एक तो चलें आपने मैकेनिज़्म ये बनाया हुआ ना कि बच्चा देखे और प्रोग्राम में अप्रोच कर ले, ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन करा ले या फॉर्म लेकर आ जाए, लेकिन आपका प्रोग्राम मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है। क्या ये ऐसे ही है या आप खुद बच्चों को रीच आउट करना चाह रहे हैं? किस तरह से करेंगे? देखें, सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंध के अंदर बहुत बड़ा गैप है। तो अब हमने क्या प्लान किया है कि हम इसका सिंध के 6 डिवीजन्स हैं, कराची, हैदराबाद, मीर पुखास, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर। हम 6 डिवीजन्स में 2-2 दिन का एग्ज़िबिशन करेंगे। उस एग्ज़िबिशन के लिए हम सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर इंस्टीट्यूट, प्राइमरी स्कूल, सारे जिधर जिधर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट एसोसिएशंस जो कराची के अंदर, सिंध के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं फॉर यूथ डेवलपमेंट, उनको हम अप्रोच करके उनको इनवाइट करेंगे कि आप आएँ और इस एग्ज़िबिशन का पार्ट बने और देखें हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वैसे तो हमारी वेबसाइट है ऑलरेडी, आप अभी भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट गूगल पे जाके खोलें, उसके ऊपर सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। प्रोग्राम्स किस तरह के हैं? क्या डिग्रीज करवा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करा रहे हैं, आईटी कोर्सेज हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं? किस तरह के प्रोग्राम्स हैं? देखिए, बेसिकली हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर हमारे पास एंटरप्रेन्योर लोनशिप है, लैपटॉप फॉर एवरीवन है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हमारे पास एनी टाइम एम्प्लॉयमेंट मौजूद है हमारी वेबसाइट के ऊपर। बच्चे जाएं, उसमें जाके देखें, जिस भी उस क्राइटेरिया पे वो उतरते हैं वो अप्लाई करें। सही। हर डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयमेंट मौजूद है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर। और वो गवर्नमेंट सेक्टर में एनरोल होंगे या प्राइवेट भी? गवर्नमेंट सेक्टर, कोलैबोरेशंस हैं। अच्छा। गवर्नमेंट सेक्टर में। अच्छा, अब उसके अलावा हमारे साथ HEC अलाइन है, हायर एजुकेशन कमीशन, नेफ्टेक आपने एक सुना होगा, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, वो हमारे साथ अलाइन है। वो हर किस्म की ट्रेनिंग्स कराता है। उसको बजट मिलता है कि आप प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को ट्रेनिंग्स कराएं। वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ IT रिलेटेड है, वो ट्रेनिंग एक बार्बर भी करेगा, वो ट्रेनिंग एक वो ट्रेनिंग एक मैकेनिक भी करेगा, वो ट्रेनिंग एक इंजीनियर भी करेगा, वो ट्रेनिंग एक इलेक्ट्रीशियन भी करेगा, वो प्लम्बर भी करेगा, वो पेंटर भी करेगा, ताकि उसको कल को सर्टिफिकेशंस मिले और अगर वो कहीं बाहर जाके जॉब भी अप्लाई करता है तो वो सर्टिफिकेशन उसके बड़े काम आएगी। ये प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं, सिंध के अंदर भी हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। अच्छा, मैं फिर उसी तरफ आऊँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम इस सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हुए जिस जिस जगह यूथ का इशू होगा उस जगह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम उनके साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। आपने देखा होगा, क्योंकि माजी में बच्चे अक्सर व बेशतर हमें भी कहते हैं कि जब शहबाज साहब चीफ़ मिनिस्टर थे तो उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए किया, तो मैं उनको ये बात कहता हूँ कि वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे, वो चीफ़ मिनिस्टर सिंध नहीं थे कि वो सिंध में आके बच्चों के लिए करें। नाउ ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सही। तो इस दफ़ा शहबाज साहब ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और उनका ये विज़न है कि हर पाकिस्तान का बच्चा
उसी तरीके से उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे पंजाब के बच्चों को। अच्छा, इस दफ़ा आपने कहा स्टार्टिंग में कि मुझे सिंध का रोल मिला है और मुझे सिंध डिवीज़न में काम करने का जो है उस प्रोविंस आपको दिया गया। इससे पहले भी आप जो है यूथ प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं या पंजाब में के साथ आपकी एफिलिएशन रही है, क्या रहा है और फिर उसका आउटकम क्या रहा? देखिए, बेसिकली मुझे फ़र्स्ट टाइम ये पोजीशन दी है और सिंध के अंदर भी ये फ़र्स्ट टाइम पोजीशन है। सिंध में तो ज़ाहिर है स्टार्ट ही अभी हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से माजी में भी, लेकिन हम क्योंकि 16 महीने की हमारी गवर्नमेंट थी, मेरा खुद ताल्लुक PMLN से है, मैं इलेक्शन भी लड़ा हूँ, उसके अलावा मैं यूथ विंग को भी लीड करता हूँ PMLN की, तो मुझे पता है कि यूथ के क्या इश्यूज़ हमारे पास आ रहे होते हैं डेली बेसिस में। देखिए, ये इशू नहीं है कि किसी का कोई मसला, किसी की नौकरी, आप उसको इस तरीके से बासलाहियत बनाएं कि कल को वो अपना बिजनेस करे। हम क्यों किसी को नौकरी की तरफ लेके जाएं। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमने जो एग्जीबिशंस करने हर डिवीज़न में, हम कराची से स्टार्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। ये वर्ड ऑफ माउथ बनाएंगे हम, हर एक बच्चे, हर एक की ज़बान पे ये चीज़ होगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। शहबाज स्पीड जो है, इंशाल्लाह हम वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैसे कहा था कि सिंध को भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वो स्पीड भी हम सिंध में दिखाएंगे शहबाज साहब की। तो इसको हमारे पास जब हम एग्जीबिशंस करेंगे तो हम वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। हम डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स को भी वहाँ इनवाइट करेंगे थ्रू कराची चैम्बर, FPCCI। अच्छा, ये भी मुझे जानना ज़रूरी है कि एज ब्रैकेट क्या रखा गया? अब यूथ में जी 40 साल वाला को भी आपने कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया, तो यूथ के लिए क्या जो है ना वो एज ब्रैकेट है, कब से बच्चे आपको अप्रोच कर सकते हैं? पाकिस्तान में यूथ को कंसीडर किया जाता है तो वो 45 तक किया जाता है, तो वो हम सभी यूथ के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा कि आपको पता होगा कि 70% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की वो बिलो 35 है। सही। तो 70% का जो चंक है उसको आपने अगले आने वाली जनरेशन के लिए, और अगली जो आने वाली जनरेशन है, डेफिनेटली अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, वो भी मुझसे चीज़ें पूछ रहा होता है कि समझदार हो गए सारी चीज़ें कि बाबा हमारे लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सही बात है। तो ये विजन है शहबाज साहब का। आपने अक्सर व बेशतर उनके प्रोग्राम्स में देखा होगा प्राइम मिनिस्टर के कि सक्सेस स्टोरीज आती हैं और वो बता रहे होते हैं बच्चे कि मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे दानिश स्कूल में जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, अच्छी एजुकेशन दिलाई और आज मैं डॉक्टर हूँ। अब देखें इशू क्या है, बहुत ज़्यादा ना मायूसी है। खुर्शीद भाई, हम अक्सर शोज़ में बात भी करते हैं कि नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है कि जी एजुकेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आगे जो है वो बेनिफिट्स नहीं है, इसीलिए लोग जो है मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें सिस्टम भी समझ नहीं आ रहा होता। तो ये समझाना और ये एजुकेट करना यूथ को भी कि नहीं भाई इस तरह की चीज़ें अगर आएंगी तो एक मोटिवेशन मिलेगी। खुर्शीद भाई, बिल्कुल ऐसी है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कि उन्होंने फोकस किया नौजवानों पर, और नौजवानों की तरक्की ही मुल्कों की तरक्की का राज होती है। और वो नौजवान जिसने मुस्तकबिल में इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, अगर बुनियादी तौर पर उसकी जो ज़हनी नशोनुमा है उसके ऊपर काम किया जाए, उसके स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, तो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है और कहने में कोई ये आर नहीं है कि उस मुल्क की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। बदकिस्मती से माजी में इस तरह की कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं लेकर आए गए, और मौजूद हैं भी कुछ ऐसे प्रोग्राम जो स्किल डेवलपमेंट के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे हर बड़े अज़ला के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पर बच्चों की नशोनुमा जो तालीम और तरबियत के हवाले से होनी चाहिए वो उस तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। अब अगर ये इनिशिएटिव आया है, प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आया है, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है और बड़ा पॉजिटिव है, और इससे यूथ जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसको उनकी जो एहसास महरूमी है वो यकीनी तौर पर दूर हो जाएगी। और जब उनकी एहसास महरूमी दूर होगी तो वो अपने आप को एक खुशकिस्मत भी समझेंगे और बेहतर पाकिस्तानी महसूस करेंगे और अच्छा परफॉर्म करने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, उमूमन तासुर ये भी है, और हमारे यहाँ जब प्रोग्राम्स आ भी जाते हैं तो बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो अप्रोच करते हैं खुद ही, क्योंकि उमूमन तासुर इधर नहीं यार ये सब बस ऐसे ही होता है, हमें तो कुछ मिलता है नहीं, हमारे तो नसीब कहाँ है, इस तरह की लोग बातें करते हैं कि जी कुछ करेंगे भी कुछ नहीं और बैठे बैठे बोलते भी रहेंगे। तो ये एक मोटिवेशन बिल्ड करना, एक सिनेरियो बनाना, लोगों को उसका पार्ट बनाना, ये एक यकीनन मैं तो कहती हूँ कि अगर आप वाकई ऑनेस्टी के साथ करना चाहते हैं यूथ को डिलीवर, तो ये आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। वरना तो आप बैठे रहें लॉन्च करके और जी अपनी वावा खुद ही करते रहें तो होता रहेगा। लेकिन अगर वाकई शहबाज शरीफ साहब आप लोगों का विजन है कि आप डिलीवर करके और बासलाहियत नौजवानों को बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको इसको बिल्कुल इस तरह से लेना पड़ेगा कि उन्हें घसीट के लाना पड़ेगा, आओ हम देने को तैयार हैं। तो कंक्लूडिंग दिस, फा साहब आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं आपको बताऊं एक और चीज़ कि क्योंकि
ग्रैंड लॉन्चिंग ज़रूरी थी, जो हम करने जा रहे हैं 6 डिवीजन्स में। कब है उसके बाद वो इंशाल्लाह अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कराची से स्टार्ट लेंगे, फिर ग्रेजुअली इस तरीके से आगे जाएंगे हर डिवीज़न में। मैं आपको बताऊं, उसके बाद हमारे जो प्लान्स हैं, उसके बाद हमारे ये प्लान्स हैं कि हमारी जो ट्रेन टीम्स होंगी विद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, जो प्रॉपरली ट्रेन टीम्स होंगी, वो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके ऑडिटोरियम में सेमिनार्स करेंगी, बच्चों को एजुकेट करेंगी कि हाउ टू यूज़ दिस पोर्टल। सही बात। हाउ यू अप्लाई फॉर द लोन, हाउ यू अप्लाई फॉर द लैपटॉप। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको पता लगे। जब उनको पता लगेगा ना, तो वो इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब कुछ बच्चों को पता नहीं होता, कुछ बच्चों को यूज़ करना नहीं आता कि आप कैसे एप्लीकेशन को या वेबसाइट को यूज़ करेंगे, और हमने इसको इंशाल्लाह प्राइमरी स्कूल्स को भी अप्रोच करना है। ठीक। हम डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस, कैंपेन्स चलाएंगे, सोशल मीडिया पे भी वीडियोस चलाएंगे बिल्कुल, कि आप इस बहुत तरीके से ज़रूरी है। जाके प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सिंध के नौजवान अपने बहन भाइयों बच्चों को बोलूँगा कि बी अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। इस वक्त पाकिस्तान को आप नौजवानों की ज़रूरत है। बिल्कुल। निकले हर चीज़ से, अपने स्किल्स को निकाल के लेके आएँ। हुकूमत पाकिस्तान उनको हर चीज़ में सपोर्ट करेगी और आपका सहारा बनेगी। और इंशाअल्लाह ताला जैसे अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेके आया है, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का हर बच्चा किसी न किसी फॉरम पे जाए और वो बच्चों को अचीवमेंट मिले। बिल्कुल ऐसे ही अचीवमेंट्स तभी होती हैं जब हम सिंसेरिटी के साथ अपनी चीज़ों को परस्यू करते हैं और आगे लेके जाते हैं। प्रोग्राम आ रहा है, नौजवानों के लिए है, उसे अचीव करें, उसे जो है वो यूटिलाइज़ करें और आप देखें, एक्सप्लोर करें अपने ऑप्शंस, तो यकीनन आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। बहुत शुक्रिया फहाद शफीक साहब, आपने वक्त दिया। खुर्शीद भाई आपका शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो जो तलाक है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो दीनी पहलू उसका जानेंगे कि ख़वातीन को क्या राइट्स दिए गए हैं और मर्दों के पास क्या हुकूक़ हैं। अगर कोई शख्स इज़्दिवाज में जो है वो मुंसलिक हो जाता है और उसके बाद वो उसको नहीं निभा पाता है, कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो अल्लाह ताला ने यह हक़ रखा है और कुरान पाक में इस बारे में बता दिया है, वज़ा कर दिया है, तमाम निज़ाम समझा दिया है, सिस्टम बता दिया है कि किस तरीके से अगर मर्द है तो वो इस रिलेशनशिप से जो है वो किनारा कशी अख्तियार कर सकता है और यही जो हक है वो ख़वातीन के पास भी है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि शरई पहलू क्या है, शरई हैसियत क्या है और किन चीज़ों पर जो है वो तलाक लेना ठीक है, जायज़ है, नाजायज़ है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारे यहाँ जो है वो लीगल राइट्स क्या हैं कि अगर कोई मर्द तलाक देता है तो फिर खातून के पास क्या राइट्स हैं, और अगर जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक हो रही है तो फिर क्या जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चों को किस तरह से जो है वो उनके राइट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनके जो वेलबींग है उसके हवाले से स्टेट और जो लॉ है वो क्या कह रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। साथ साथ जो है वो डॉक्टर नुसरत जहाँ भी हमारे साथ मौजूद होंगी, PhD स्कॉलर हैं और जो है वो इन तमाम चीज़ों पर खासी बात करेंगी। नुसरत साहब आपका भी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ आमिर नवाज़ वड़ाई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और करंटली प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो शरई हैसियत है तलाक की वो क्या है। कुरान पाक में हम देखते हैं कि हर तरह के रूल्स जो हैं वो वज़ा कर दिए गए हैं, ख़वातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी, किन जो है वो सिनेरियोज़ में जो है वो तलाक को प्रेफर किया जाता है। वैसे तो सबसे पहले हमें तो ये बुनियादी तौर पे बता दी जाती है कि अल्लाह ताला का नापसंदीदा तरीन फ़ेल है तलाक, लेकिन फिर भी इंसान को ये राइट्स दिए गए हैं कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, तलाक से मुतालिक सूरत तलाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मौजूद है और तलाक बा मकसद जो है बहुत ज़्यादा मजबूरी और बहुत ज़्यादा मामलात ख़राबी की जो नौबत पैदा हो जाती है जब इस तरफ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उर्फ़ आम में एक अरसा दराज से आप लोग भी देख रहे हैं और जो हमारे सुनने वाले नाज़रीन हैं वो भी देख रहे हैं
कि हमेशा अक्सर व बेशतर लोग जज्बात में आके ही तलाक देते हैं। हाँ प्यार मोहब्बत से कोई भी तलाक नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, गुस्सा है मतलब सबसे उससे पहले। पहले जब भी हम निकाह करते हैं तो निकाह के लिए भी तो शराइत व क़वाबिद होते हैं ना। तो इसी तरह जब हम तलाक दें तो उसके भी शराइत व क़वाबिद हैं। हम सबसे पहले उसका शरई फतवा लें, उसकी शरई रहनुमाई लें कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, किस अल्फाज के ज़रिए तलाक दी जाए, ताकि अगर तलाक हो जाए तो बाद में दोबारा हम निकाह भी कर सकें, ताकि हमें जो है वो किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। तो अक्सर व बेशतर यही होता है कि जब जज्बात में आके, गुस्से में आके, और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं, फिर बाद में पछतावा होता है, बच्चों के मसले मसाइल होते हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हदीस मुबारक हमारी शरीयत मुतारा हर उस चीज़ के मसले में हमारी रहनुमाई करती है। दीन बड़ा आसान है। अब ये हो सकता है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये हमारी समझ का कसूर हो सकता है। दीन निहायत मुनज़्ज़म है, आसान है। अक्सर लोग ये कहते हैं यार मौलवियों ने इतना मुश्किल कर दिया, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। सही बात तो है। आपकी जो दुनिया की तालीम है कितनी मुश्किल है वो भी तो आप पढ़ ही लेते हैं ना। दीन भी अगर आप ज़रा सा पढ़ लेंगे तो यकीनी तौर पे आपके समझ में आएगा। तो कुरान मजीद और हदीस मुबारक की रोशनी से हमें ये मालूम होता है कि जब भी तलाक़ देने का इरादा हो, मुसम्मम इरादा हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम उलमा कराम से रब्ता करें, हम इसके मुतालिक फ़तवा लें कि आया मेरा तलाक़ देना जायज़ है या नाजायज़ है, और तलाक़ की नौबत आती क्यों है। और मसले मसाइल घरेलू होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे आजकल के दौर में हम देख रहे हैं बढ़ती महंगाई है, बढ़ते मुआशी तंगी के मामलात हैं। जब ख़र्चा और नान नफ़क़ा की अदायगी नहीं होती, या इसी तरह मर्द दूसरी शादी कर लेता बग़ैर पूछे, तो तलाक़ की नौबत आ जाती है। तो ये मसला तलाक़ का लोगों ने अक्सर व बेशतर माशरे में एक मजाक बना लिया है। मतलब मजाक को हम यूँ भी समझ सकते हैं कि मतलब तलाक़ के जिससे अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हलाल चीज़ों में हदीस पाक में आता है सबसे नापसंदीदा चीज़ है। सही बात और है, हाँ। बिला वजह जानबूझ के देना वैसे भी शरन गुनाह है। तो लिहाजा जब भी तलाक़ देने का इरादा हो तो हमें चाहिए कि हम उलमा कराम से रब्ता करें, अपने अपने मकातिब फ़िक्र के हिसाब से आप रब्ता करें कि भाई हम तलाक़ का ये नौबत आ गई है, अब शरई इसका तरीक़ेकार क्या है, हम उस पर अमल करें, ताकि हमें बाद में पछतावा भी ना हो और बाद में कोई ऐसा मसला भी दरपेश ना हो कि जिसकी वजह से लोग हमें लान तान करें। अब अक्सर व बेशतर हम ये भी देखते हैं कि लोग तलाक़ दे देते हैं। अब एक साथ 3 तलाक़ फ़िक़्ह हनफ़ी के हिसाब से तलाक़ वाक़ हो गई है। अब हम हर जगह फ़तवा लेने के लिए जाते हैं जहाँ ये कहा जाए कि भाई तलाक़ हो गई है, तो शायद ही हम समझते हैं कि भाई ये हमारी मर्ज़ी का फ़तवा नहीं है। तो जिस तरह लोग सियासत में, जिस तरह लोग दीगर मामलात में चल रहे हैं, इसी तरीके से मजहबी मामलात में भी दखल अंदाजी की जाती है कि मतलब हमारी मनपसंद का फ़तवा होना चाहिए, ताकि फिर हम उस पर अमल भी करें, तो हमारे अमल करने में हमारे को आसानी हो। अच्छा जी, अब ख़वातीन के पास भी जो है ना वो आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है नुज़रत, तो वो क्या है और किस तरीके से जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों? देखिए बात सारी ये, पहला लफ्ज़ तलाक़ है। तलाक़ का वर्ड तो मैं ये कहूँगी कि इतना बदनाम कर दिया है, हालांकि ये अभी हुआ है, ये इस सदी में। अगर आप 1400 साल पहले ये वर्ड इस्तेमाल करते तो क्या तलाक़ इतनी बुरी मानी जाती थी? नहीं। अगर देखा जाए तो सहाबा कराम के दौर में, हुज़ूर के दौर में तलाक़ वर्ड इतना बुरा नहीं था जो अब है, टैबू के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि ये अगर कोई औरत ले लेती है या कोई मर्द भी ले लेता है, दोनों की ज़िंदगी तलाक़ के बाद बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, मर्दों के लिए तो मुमन नहीं, लेकिन ख़वातीन के लिए तो बड़ा ज़्यादा होती है। हमारे मर्दों को ज़रा हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन और मर्दों की भी होती है कि ये बहुत जालिम है, अब इससे दूसरी शादी कौन करेगा वगैरह वगैरह। मेरा तो खैर इस पे बड़ा इख्तलाफ है। यहाँ शादी ख़त्म होती नहीं, या माँ अगला रिश्ता लेके बैठी थी, आओ बेटा मैं तुम्हारी शादी करा दूँ। वो तो है, वो है 80% है, लेकिन मर्द भी हैं कहीं ना कहीं। खैर, ये शादी का जो रिश्ता है ना, मैं ये कहती हूँ मियाँ बीवी, ये बहुत मजबूत रिश्ता है। खालिक और मखलूक के बाद अगर इस दुनिया में कोई मजबूत तरीन रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। उसको इतनी आसानी से ख़त्म कर देना कि भाई ये मेरे घर वालों की खिदमत नहीं कर रही, या मेरी घर वालों की खिदमत नहीं कर रही तो मैं छोड़ देता हूँ, या फिर ये कि आप जो है इस चीज़ को देखें कि बीवी अपने बार बार इस महंगाई के दौर में, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि महंगाई के दौर में कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पैसे चाहिए हैं, चीज़ें चाहिए हैं, लोन के सूद चाहिए हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब नहीं छोटी छोटी बातों पे तलाक लेना, ये चीज़ें पे करना बहुत इशू बना देना। आमिर नवाज़ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर, जब हम बात ये करते हैं ना कि देखें हमने शरई पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे, अभी मज़ीद भी बात करेंगे ख़वातीन, स्टेट और लॉ क्या कह रहा है इस बारे में? क्योंकि डिवोर्स ले लें तो ख़वातीन को तो जी खुडे लाइन लगा दी जाती है सबसे पहले, और फाइनेंशियल ड्रेन में भी चली जाती हैं। इसमें 2 पोजीशंस हैं। एक तो हमारी अपनी
फैमिलीज़ जो है वो भी देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लड़की है अगर वो डिवोर्स ले लेती है तो उसके अपने घर में ही वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता है जो उसको बिफोर मैरिज मिलता है। हाँ बिल्कुल सही। माँ बाप के घर में भी वो सबसे स्टैंडिंग नहीं पहले रहती। तो लड़की की जो फैमिलीज़ हैं, जो भी बहन है बेटी हैं जिनकी भी, उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि मिसहैप कैन हैपन। लाजिम नहीं है कि अगर आपने शादी कर दी है तो वो लड़की अपनी ज़िंदगी किसी भी हालत में वहाँ गुजारे। अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो उनको उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लीगली। अब जब डिवोर्स हो जाती है तो इद्दत पीरियड तक तो हस्बैंड बाउंड होता है कि वो ख़र्चा देगा लेकिन उसके बाद वो बाउंड नहीं है, ख़त्म हो जाता है। अगर बच्चे होते हैं फिर वो बाउंड है बच्चों का ख़र्चा देने का। अब वो डिपेंड करता है जो भी शख्स होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे, और कोर्ट जब भी मेंटेनेंस डिसाइड करती है वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक देखती है। ये मेंटेनेंस जो है वो बच्चों की दोनों तरह से होती है, चाहे खुला लिया जाए चाहे वो मर्द तलाक दे। जी, दोनों सूरत। सही। दोनों सूरत में मेंटेनेंस होती है। ठीक। बाकी फिर उनके जो कुछ राइट्स होते हैं रेलेवेंट टू, अगर वो तलाक दे देता है तो वो हक महर की सूरत में, या हमारे यहाँ डोवरी का कल्चर है तो डोवरी आर्टिकल्स की सूरत में, या तलाक कुछ अरसे बाद हो, साल बाद हो, सही सही 2 साल बाद हो, तो वो जो टाइम पीरियड की मेंटेनेंस है उस मेंटेनेंस की सूरत में तो वो फिर कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करती है, और जो भी एज़ पर लॉ एज़ पर एविडेंस जो होता है वो कोर्ट उसको ग्रांट करती है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबे और मुश्किल हैं, जिनमें देखते हैं कि ख़वातीन के घर वाले भी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे होते। जैसे आपने कहा कि एक तो वैसे ही तलाक होकर वो भाइयों पर बापों पर बोझ बन जाती, तो हमारे तो सिनेरियो ये शुरू हो जाता है, और फिर कहते हैं कोर्ट कचहरियाँ कौन करेगा और ये सब। तो ये प्रोसेस की वजह से भी क्या इतना आसान है, मुश्किल है, क्या है ये? नहीं, प्रोसेस डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अभी हमें लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे लोगों में शऊर नहीं है। वो समझते हैं कि शायद कोर्ट में आना उनकी इंसल्ट है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है, लेकिन वी हैव टू फेस दैट थिंग ऑल्सो। सही। अब इसी से ही सोसाइटी भी चेंज होगी, लोग जब फेस करेंगे। आप देखें कि अगर एक टाइम को देखें, सपोज़ मैं अपने पेरेंट्स के वक्त की बात करूं तो तब फैमिलीज़ बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होती थी लड़कियों के साथ, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब फैमिलीज़ काफ़ी हद तक सपोर्टिव हो रही हैं। तो ये चीज़ जो सी है ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितना ग्रोथ करते हैं, सोशली कितनी चीज़ों को लेते हैं। डेफिनेटली फिर जो अपकमिंग जनरेशन होगी उससे ज़्यादा बेटर पोजीशन पे होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ इसमें यह है कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि क्या कुरान में और हमारे दीन में एक तरीका तो बता दिया, तलाक लेना कैसे, रुजू कैसे करना, ये सब चीज़ें हमें पता हैं और हम जो है इसके बारे में सीखते भी रहते हैं, लेकिन किन हालात में और किन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप तलाक ले सकते हैं, क्या इस बारे में कुछ बताया गया? देखिए मसला यही होता है कि नौबत तलाक की जब पहुंचती है, आपस की ना इत्तेफाक़ी होती है, झगड़े होते हैं, XYZ कुछ भी मामलात होते हैं, तो उसमें फिर आखिरी जो है वो यही है शरीयत का हुक्म कि जब आप अब आपस में नहीं बन रही है तो अलग-अलग इख्तियार किए। तो उसका तरीक़ेकार सलूशन, उसका हल हम यूँ भी बयान करते हैं एक अपने मुआशरे के हिसाब से कि फ़ौरी तौर पे आप तलाक या खुला की नौबत का सिलसिला ना लाएँ। जिस तरह आप कुछ महीनों के लिए तना हो जाएँ, यानी आप अपने घर रहें, वो अपने घर रहें, मतलब इसमें कोई इख्तिलाफ जो होगा कुछ दिनों के अंदर, आप जब दूर दूर रहेंगे तो उम्मीद है कि अपनी गलतियां कुछ मर्द को याद आएंगी, उम्मीद है बहुत सारी गलतियां औरत को भी याद आएंगी, तो यूं कुछ ना कुछ एहसास ज़िम्मेदारियां पैदा होंगी। और फिर अगर बच्चे भी होंगे तो उनका भिलकना, उनका रोना, उनका संभलना नहीं, उनका मदरसा स्कूल सब छूट गया है, तो फिर अचानक जो है ना वो अंदर से एक बलबला आएगा कि जिसको हम ये समझते हैं कि अंदर का एहसास ज़िम्मेदारी
ज़िम्मेदारी जाग गई है कि ये हम क्या कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जितने भी फ़ैसले अब तक हो रहे हैं अरसा दराज से, तलाक़ के हों या खुला के हों, वो सारे के सारे ही जज्बाती हैं। और सब कुछ खुला और तलाक़ होने के बाद शरई फतवा, हमारे पास कोई ऐसी स्कैनर मशीन थोड़ी है कि यहाँ से डालें 3 और वहाँ से निकले 1, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जब आपने तलाक़ दे दी तो फिनिश, ख़त्म हो गया मसला। अब मसला ये है कि हमें चाहिए कि हम अलहदगी इख्तियार कर लें कि वो चाहें तो अपनी अम्मी के घर चले आएँ, ये चाहे तो यहाँ पर रहें। खुद ब खुद जो है वो एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगी है, माशरे में सब जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कारोबार की जगह जा रहे हैं, वो घर में रह रही हैं, तो कितनी मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद मैं ये समझता हूँ कि वो जो बहुत ज़्यादा करीब रहकर इख्तिलाफात हो गए थे वो खुद ब खुद अक्सर व बेशतर ख़त्म हो जाते हैं। और फिर भी अगर ख़त्म ना हो तो आपका बिल्कुल राइट है, आप बिल्कुल ऐसा है। जो भी लोग इस तरह की परेशानियों का शिकार हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा होता है कि आपके पास जो है दीनी पहलू क्या है और जो है वो कानूनी पहलू क्या है, इस बारे में अगर आप जानना भी चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप अपना मसला पूछ भी सकते हैं लाइव कॉल करके, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है तलाक के हवाले से और फिर हम ये देख रहे हैं कि एक तो इस लफ्ज़ को जैसे हम बात भी कर रहे थे नुसरत के बहुत ही जो है ना वो एक वो बना दिया गया है मुआशरे में, और एक तो कॉमन भी बहुत हो गया। तो ये कॉमन होना आपकी नज़र में ठीक है नहीं है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई एक रिलेशनशिप है, आप उसमें कंसिल, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा कि मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि कंसिलेशन की तरफ आए, लेकिन अब इतने एग्रेसिव एटीट्यूड्स हो गए हैं टुवर्ड्स द फैमिली भी, टुवर्ड्स द कपल भी, कि लोग अब जो है ना बिल्कुल भी टेम्परामेंट नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी क्या इस बारे में राय है कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं है, एक बैलेंस किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है? देखें, तलाक तो होनी नहीं चाहिए। जहाँ तक है इस रिश्ते को निभाना चाहिए एंड टाइम तक, क्योंकि उससे अलावा 2 ख़ानदान सर्वाइव कर रहे होते हैं, आपके बच्चे सर्वाइव कर रहे होते हैं। अगर दोनों में तलाक हो भी जाती है तो उसके बाद जो बच्चे होंगे वो किसके पास रहेंगे? बाप के साथ या माँ के साथ? चलें, अगर वो माँ के साथ रहते हैं तो अगर माँ को दूसरी शादी करनी है तो वो फिर बाप के साथ जाएंगे। फिर अगर बाप को शादी करनी है तो फिर वो फिर किसके साथ जाएंगे? दूसरी माँ उन्हें एक्सेप्ट करेगी, दूसरा बाप उन्हें एक्सेप्ट करेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा जब हम ये देखते हैं कि माशरे में ये चीज़ बढ़ रही है तो हम अपने बच्चों को ये तो सिखा देते बेटा डॉक्टर अच्छे बनना, इंजीनियर अच्छे बनना, टीचर अच्छी बनना, लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते बेटा अच्छा शौहर बनना, अच्छी बीवी बनना। ये चीज़ हम नहीं अपने बच्चों को सिखा पाते। तो इस पे सबसे पहले हमें तरबियत करनी है अपने बच्चों की। जब हम अपने घर में अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे, देखो बेटा, मैं बाज़ होती हैं ख़वातीन जिनके शौहर बहुत ज़्यादा जालिम टाइप के होते हैं, तो उनको अपने बेटों को ख़ासकर ये बताना चाहिए बेटा देखो मेरे साथ तो ये हो रहा है, तुमने बड़े होकर ये चीज़ नहीं करनी, तुमने अपनी बेटी के साथ ये नहीं करना। जहाँ से ये तरबियत शुरू हो गई बेटे में और बेटी में दोनों में, तो वहाँ ये चीज़ रुकाव आएगा। और ये तलाक तो मैं ये कहती हूँ अल्लाह का हलाल चीज़ में सबसे नापसंदीदा चीज़ है, तो ये ना ही हो तो बेहतर है। ये कोई आम चीज़ नहीं है। इसका खमियाजा ये नहीं कि सिर्फ उस वक्त औरत ही को भुगतना पड़ता है, मर्द को भी पकड़ना पड़ता है। इसका बहुत ज़्यादा यानी क्या खमियाजा भुगत रहा है मर्द? क्या प्रॉब्लम है मर्दों को? मुझे तो नजर नहीं आती होगी ना, उनको बच्चों की कोई फिक्र होती है। बहुत कम मैंने ऐसे देखा कि आटे में नमक से भी बराबर कम होंगे, वरना मैंने तो उमूमन ये प्रैक्टिस देखी है मुफ्ती साहब, जी 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 मिसालें भी सामने रखी है, लेकिन उमूमन हम क्या प्रैक्टिस देख रहे हैं कि जी मर्दों की तलाक़ें हो रही हैं तो बच्चे माँ लेके जा रही है, क्योंकि माँ का सेंटिमेंट लेवल एक अलग होता है टुवर्ड्स द किड्स। फिर दूसरी बात ये है कि जो है ना अगले लम्हे आप जो है ना वो दूसरे रिश्ते ढूंढने के लिए तैयार होते हैं और शादियाँ भी करा दी जाती हैं, तो उस पर भी एडजस्टमेंट उनकी बहुत जल्दी होती है। कौन से ऐसे मसाइल हैं ज़रा मुझे भी बता दें जो मर्द फेस कर रहे हैं तलाक़ें देख? बहुत अच्छा लग रहा था, हरा हरा दिख रहा होता है मर्द को, उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 साल गुजर जाएंगे मुश्किल से, लेकिन उसके बाद जो बुढ़ापे में होता है ना वो फिर अरे बुढ़ापे तक तो वो 2-3 शादियां कर चुका होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। मर्दों की ज़िंदगी में क्या मसाइल होते हैं तलाक़ें देके? देखें, औलाद किसकी होगी? माँ के पास जाएगी, माँ करती है। अगर वो कुर्बानी दे दी, देखिए शादी का नाम ही कुर्बानी है, ज़रूरी नहीं है। ये नापसंदगी और पसंदगी में फ़र्क होता है। मियाँ बीवी में हर चीज़ वो कहते हैं ना मोहब्बत से पेट नहीं भरता। शादी रिश्ता ही कुर्बानी का नाम है। शादी रिश्ता ही आपको एक दूसरे के लिए सर्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। अब ये कि औरत ने तो उस वक्त कुर्बानी दे दी। क्या मसाइल है मुफ्ती साहब? ज़रा मर्दों का तो मैं समझ लूँ, पहले ख़वातीन का तो मैं खुद ही प्रोजेक्शन कर लूँगी, लेकिन मर्दों का मुद्दा तो आप ही लोग लड़े ज़रा। हाँ नहीं, हम लड़ नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं। बताने का मतलब है कि मर्द भी कुर्बानी का बकरा बनता है।
और बनने की वजूहत ये होती है कि सबसे पहले तो कमाने की जिम्मेदारी मर्द की है कि बाहर किस किस तरह के मामलात हैं, बड़ा ऑफिसर से लेके प्यून नहीं, तक। तलाक का क्या इम्पैक्ट है भाई, वो तो नौकरी कर रहा है, करता रहेगा, तलाक से पहले भी, तलाक के बाद भी। हाल में आपको यही बता रहा हूँ ना कि जब वो सेकंड शादी, दूसरी शादी के लिए जब वो तैयार होता है तो उस पर भी तो सवाल होते हैं कि फिर उसको बेवा मिलेगी, कुंवारी नहीं मिलेगी, बच्चों वाली मिलेगी, तो उसको 40 साल के खुद घोड़े हैं, उनको चाहिए 20 साल की बच्ची। वो अगर वो चाहे कि जनाब मेरे को जो है बिल्कुल लाल टमाटर मिल जाए या फ्रेश आड़ू मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह मुआशरे में हर शख्स की अपनी अपनी गलतियाँ होती है, तो हम कहते हैं ये है कि हमने दीन को छोड़ दिया है। जब हम दीन पर अमल करेंगे तो ये सारे मसले मसाइल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। हम दीन देखें पढ़ते नहीं है माजरत के साथ, जब भी हम शादी करें, निकाह करें, तलाक का मसला हो, विरासत का मसला हो, जायदाद का मसला हो, XYZ कोई भी मसला हो, इस्लाम ने हमें सब कुछ सिखाया है और सब कुछ बताया हुआ है, सब चीज़ें रेडी हैं कुरान और हदीस में, लेकिन हम उस पर अमल करना नहीं चाहते। मैं अभी तक उस चैलेंजेस पे नहीं आ पा रही कि चैलेंजेस क्या हैं। आप देखते हैं ना केसेस, ज़रा तो बता दें। एक फाइनेंशियल चैलेंज आपने कह दिया, वो तो मर्द की जिम्मेदारी है, चाहे तलाक ना हो, बीवी हो, लेकिन मुकाफात अमल तो होगा ना। अगर आपने किसी के साथ इमोशनल, आप स्ट्रेस की बात करते हैं, वक्ती तौर पे इमोशनल स्ट्रेस होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी अम्मा भी मौजूद है, उसका अब्बा भी मौजूद है, उसके दोस्त भी मौजूद हैं, चाय का कैफ़े भी मौजूद है, बाहर जाएगा, सुकून से बैठेगा, दोस्त है, बाद में वापस आएगा। ख़वातीन के साथ जो मैं चैलेंजेस देख रही होती हैं, जो है फाइनेंशियल, उनकी मैनेजमेंट, घर वाले भी उन्हें धुतकार रहे होते हैं, बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ। फिर आप ही ने कहा ना, मदरसा छूट गया, स्कूल छूट गया, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कौन ले रहा है? क्योंकि अम्मा के घर पे सारा दिन बच्चे फिर रहे हैं नंगे पुंगे के, ना उनको संभालना भी है, घर में पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है। तो आप किस तरह के मसाइल देखते हैं आमिर नवाज साहब, और आप क्या वाकई इसमें बताएंगे कि वाकई मर्दों के लिए भी इतना ही चैलेंजिंग है जितना ख़वातीन के लिए हो जाता है तलाक याफ्ता होना? देखिए, जहाँ तक मर्दों का ताल्लुक़ है, उनके लिए उस लेवल पे नहीं होता है जैसे आप कह रही हैं, क्योंकि मर्द घर से बाहर होता है, वो बिज़ी होता है काम में, उसकी अटेंशन डाइवर्ट रहती है। अगर कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता भी है उसको, विद द टाइम वो निकल जाता है। फिर उसकी शादी जो है एज़ कम्पेयर टू औरत जो है, उसके जो मर्द है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। पहले शादीशुदा जो कोई भी मर्द जो होता था, उस तलाक याफ्ता मर्द को लोग अवॉइड करते थे बेटी का रिश्ता देने से, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब तो लोग देखते हैं, बोलते हैं क्योंकि लड़कियों की भी तादाद ज़्यादा है, फिर अगर लड़का फाइनेंशियली साउंड है तो उसके लिए बिल्कुल ही ईजी है। फिर बिल्कुल ऐसा ही है, सही। अगर हाँ थोड़ा बहुत फाइनेंशियली कम है तो उसमें इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर होता है रेजिस्टेंस का ही है, तो मर्द को उस लेवल पे सरवाइव नहीं करना पड़ रहा होता। फिर बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक़ होता है, वो उस लेवल पे उनसे भी हम देखते हैं कि शुरू में मीटिंग्स बड़े जोशो खरोश से होती है, लेकिन विद द टाइम मर्द जो है वो फिर मीटिंग करने से भी बिल्कुल ऐसा ही अवॉइड कर रहे होते हैं। तो अब औरत पे डेफिनेटली एक पूरा बर्डन आ जाता है। फिर फैमिली जिसमें वो जाती हैं तो उसमें उनके जो फिर भाई होते हैं, उनकी वाइफ्स आ जाती हैं, फैमिली सिस्टम भी ग्रोथ करता है, तो वो भी एक उनके लिए इशू बनता है विद द टाइम। और फिर बच्चे, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से जो है सोसाइटी में चीज़ों को जिस तरीके से तेज़ी से रुझान जा रहा है तलाक की तरफ, तो उसमें हम सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसमें हमें सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन हमें लड़कियों को डिस्करेज नहीं करना होगा कि भाई आप जाओ और बस मर के निकलो, या ऐसा कुछ नहीं है। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा उनको, और मर्द को जो वो अपने पार्ट पे, बेसिकली हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो मेजॉरिटीज़ ऑफ द इश्यूज़ जो हम देखते हैं वो लड़के और लड़की के आपस के कम होते हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स के ज़्यादा होते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा हमें फैमिलीज़ को भी देखना पड़ेगा, इन केस अगर कोई साथ नहीं रहना चाह रहा है तो उस एंगल पे भी देखना पड़ेगा कि सही है। अगर नहीं रहना चाह रहा है तो उनमें अगर फिर देखना पड़ेगा कि लड़का अपनी फैमिली से कितना अटैच्ड है। सही।
तो ये डिफरेंट इशू। असल बात हुई कि कोर इश्यूज है ना, तो बेसिक इश्यूज होते हैं वो जो मुफ्ती साहब बार बार कहते हैं कि जज्बात में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तलाक देते हैं। खास हो रहा था यार, इस मसले का तो हल निकल सकता था। ऐसा नहीं है। तो देखिए औरत का जहाँ तक ताल्लुक है ना, देखिए दो डिफरेंस है। मर्द जज्बाती फैसला करता है मौके पे। आपने अक्सर देखा होगा मर्द तलाक के बाद कोशिश करता है दोबारा बात हो जाए या वो रिकन्सिलिएशन की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा होता है। लेकिन खुला के केसेस में आपने कभी नहीं देखा होगा कि औरत रिवर्स बैक जा रही है। सोच समझ उसकी के वजह होता है क्या है बड़ा। कि जब कोई औरत डिसीजन लेती है कि मैं खुला लेने जा रही हूँ या मैं इस बंदे से तलाक लेने जा रही हूँ, तो वो फिर सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करती है। ये जितने क्वेश्चंस हम रेस कर रहे हैं कि भाई मेरे फाइनेंशियल सही इश्यूज बात हैं, है। मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली को लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी मुझे क्या बोलेगी, मैं कैसे सरवाइव करूँगी, तो वो जब उन सब क्वेश्चंस के अपने माइंड में एक आंसर्स बना लेती है और वो फिर इस एक्सट्रीम लेवल पे तंग हो जाती है। वो बोलती है बस मैं अब कुछ भी करूं लेकिन इस सिनेरियो बिल्कुल में नहीं ऐसा ही रह है। सकती। तो उसके बाद फिर इसलिए फिर जो लड़कियां होती हैं वो आफ्टर जब रिलेशन वो उनकी साइड से जब खुला की सूरत में या डिवोर्स की सूरत में ख़त्म होता सही। है तो फिर वो रिकन्सिलिएशन की तरफ बहुत कम। बिल्कुल ऐसा ही, बात बिल्कुल बजा है। आमिर साहब की भी बिल्कुल ठीक बात है कि सोच समझ के किया जाता है, लेकिन वही वाली बात है कि जहाँ जज्बाती पहलू आ जाता है वहाँ मसाइल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मज़ीद वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं तलाक के हवाले से। अच्छा जी, हमारे पास कुछ मजीद भी गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं। सैयद मोहसिन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं फिल्म कंपनी के। वेलकम टू द शो मोहसिन साहब। और साथ साथ जो है वो डॉक्टर खुर्रम फैज़ान साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आप यंगेस्ट PhD स्कॉलर हैं इन लॉ थ्रू आउट द पाकिस्तान और जो है वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में भी जो है वो एज फैकल्टी मेंबर भी जो है वो सर्व करते हैं। वेलकम टू द शो। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं मोहसिन साहब, आप भी डिस्कशन सुन ही रहे थे कि हम तलाक के हवाले से बात कर रहे हैं। तो एक ये जो मैं कहती हूँ पहले तो बड़ा मसला होता था ना, जो तलाक हो गई, एक टैग लग गया। अब आप क्या समझते हैं कि जो टैग है ये आज के लिए उतना ही बुरा समझा जा रहा है, अच्छा समझा जा रहा है? क्योंकि मैं अगर आपका ताल्लुक़ क्योंकि फिल्म एंड जो है प्रोडक्शन से है, एंटरटेनमेंट साइड से भी है, तो एक बड़ा पहलू जो मुझे नज़र आ रहा है कि हमने बड़ा नॉर्मलाइज़ कर दिया इस चीज़ को। हमारे लिए वो हाँ वाला जो फैक्टर था ना कि हाँ ये दिल पकड़ के बैठ गया कि तलाक हो गई, वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया ड्रामा में एक तलाक का कॉन्सेप्ट, एक शादी के बाद दूसरी शादी, अगर शादी हो भी गई है तो दूसरी लड़की से मोहब्बत भी दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे दिखा रहे हैं उस चीज़ से दिखाने से क्या नॉर्मलाइज हो गई हैं बहुत चीज़ें? रमशा, एक तो मैं सबसे पहले यही बात करूँगा, हदीस पाक में भी है, मुफ्ती साहब को जानते हैं कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ों में अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों में सबसे तलाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप जो बात कर रही हैं ना, आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं, मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको दूँ कि आपको पता है क्या ऐसा भी हो रहा है कि इस वक्त अगर एक औरत अपने एक अच्छा स्टेटस हो गया है उसका और वो कहती है यार छोड़ो अपने मियाँ को, निकल जाओ। अभी हमारे माशरे के अंदर इतना बड़ा एक केस हुआ है, एक मियाँ बीवी की शादी हुई थी, मोहब्बत की शादी थी, बच्ची हो गई थी उनकी, खातून ज़रा स्टेटस में बड़ी हो गई, उन्होंने उनको छोड़ छाड़ और उनको खुला। वो आदमी रो रहा है आज, जो उसका शौहर है वो रो रहा है कि यार मेरी बच्ची चली गई, मुझसे छीन के ले गई वो। तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो सारा कसूर मर्द का नहीं होता, मैं कहता हूँ इसमें औरत का भी बहुत कसूर है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ये जज्बाती फैसले हैं, जिसको कहना चाहिए ना कि एक जज्बाती फैसला कि तलाक हो गई। अच्छा, ये तलाक क्यों होती है? जब आप मियाँ बीवी साथ रहना शुरू कर देते हैं तो जाहिर है जब दो दोस्त भी एक रूममेट होते हैं, एक कमरे के अंदर रहते हैं, तो उनके कोई पसंद नापसंद होती है ना, वो होते मैं कहता हूँ आप थोड़े दिनों के लिए ना, अगर आप चाहते हैं ना कि ना आप ब्रेक लेके देखें, दोनों अलग अलग अपने उसको घर एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, लग पता जाएगा मियाँ को भी, लग पता जाएगा बीवी को भी इस बात का कि होता क्या है, क्यों। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमारे माशरे के अंदर ये बहुत है, चढ़ाने वाली ख्वातीन जो लड़की को होती है ना, अरे लो तुमने तो ऐसे शादी कर ली, तुम छोड़ो उसका दफा करो, तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े रिश्ते मौजूद हैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरों के। और वही ख्वातीन जो घर की भाभियाँ होती हैं, नंदे होती हैं, ये जो होती है वो जो भाभियाँ होती हैं,
वही फिर उन पर बोझ लगने लगती है, बाद में कहती नहीं असल में नहीं, तुम वहीं सही थी, तुम यहाँ कहाँ आ गई थे। तो ये औरत को भी बड़ा संभल के रहना चाहिए कई बातों में आपके। एक तो अगर उसका स्टेटस ज़रा मियाँ से बुलंद हो जाए तो अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, ये पता लगता है आपको कि जब आप अलग होते हैं। वो तो मसाइल एक अलग हैं कि बच्चा औलाद है, बच्चे रुल रहे। मैंने कोर्ट्स के अंदर कितने जो चीज़ों के अंदर बच्चों को फर्श के ऊपर लौटते थे, क्यों कि उनके माँ बाप का केस चल रहा है और बच्चे को बाप ले गया है। माँ एक मुझे दुख की बात ये थी कि माँ अपने साथ एक फीडर लेके आई थी कि उसका बाप बच्चे को लाएगा तो मैं उसको दूध पिला दूंगी। यार बहुत मुश्किल है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दें, इन चीज़ों ये काम ये फैसले करते वक्त खुदा का राज सोचें। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। सवाल की तरफ भी आप आऊँगी जो आप बात कर रहे थे और मैंने आपसे पूछना चाह रही थी कि हमने बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया चीज़ों को। तो खुर्रम फैज़ान, अब जब हम ये सारी चीज़ें बात करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो वो देखें अब ये इमोशनल पहलू ना बाद में आ रहे होते हैं सारे सामने। अब वो ख़वातीन भी कोर्ट्स में रो रही होती हैं, बल्कि मैं आपको क्या मिसालें रखूँ, आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते होंगे और आप अपनी नज़रों से सब कुछ देखते होंगे। तो किस तरह के इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं और किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो इसलिए हमें एड्रेस करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। जैसे अभी मोहसिन साहब ने बड़ी वैलिड बात की कि देखें जब इस तरह होता है तो एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और पहले हम ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे होते। तो आप कैसी चीज़ें देखते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस? देखिए, सबसे बड़ा इशू जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी कि तलाक होती क्यों है, उसका रीज़न क्या है। ना तलाक होने से पहले इन चीज़ों को देखा जाता है, ना तलाक होने के बाद देखा जाता है। उसके अंदर जो मेरा इनपुट है, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, चीज़ों पे रिसर्च करता रहता हूँ, बाहर मुल्क में भी गया मैं, वहाँ पे अगर डाइवोर्स होती है तो वहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है। दो लोग साथ रह रहे थे, क्योंकि वहाँ एक लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है कि वो पहले कुछ अर्से साथ रह के देखते हैं, हाँ भाई केमिस्ट्री मिल रही है, वो सिविल पार्टनर बन गए या मैरिड हो गए। फिर थोड़े अर्से बाद उनको लगता है कि नहीं यार अब चीज़ें सही नहीं चल रही, तो वो बड़ा आराम से अलग हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्ट्रेम प्रॉब्लम है कि हम एक हिजान की कैफियत में हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें जाना किस तरफ है, हमारी डायरेक्शन कहाँ है। या तो हम लिबरल बन जाए या हम रिलीजियस पूरे बन जाए। हाँ, कहीं में भी नहीं है। हम दोनों साइड पे पूरी तरीके से नहीं जा रहे। सही कह रहे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपना जुडिशरी में जो करियर स्टार्ट किया था 2007 में किया था। उस टाइम एक कोर्ट के अंदर हार्डली 200-300 केस होते थे फैमिली के। उस टाइम फैमिली कोर्ट्स भी अलग होती थी कि एक जज ऐसी होती थी कि वो फैमिली केसेस को डील करते थे। इस टाइम कराची की 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जुडिशल। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 20 से 25 मजिस्ट्रेट्स होते हैं और ऑलमोस्ट सबके पास ही फैमिली की जुरिसडिक्शन होती है। अब जिस जगह पे क्रिमिनल सारे होते हैं, क्रिमिनल केसेस के अंदर लोग होते हैं, वहीं पर फैमिली केसेस भी आ रहे होते हैं। अब जो एक मेंटली इफ़ेक्ट होता है कोर्ट में आने के बाद दोनों मियाँ बीवी के ऊपर, अगर औरत ने खुला का केस किया है तो मर्द उसको अपनी तौहीन समझता है कि ये मुझे खींच के कोर्ट में लेकर आ गया, इसने मेरी इज्जत ख़राब कर दी, अब मैं इसको नहीं रखूँगा। इसी तरीके से अगर मर्द उसको तलाक दे देता है तो वो फ़ौरन कोर्ट जाती है, कुछ नहीं तो मेंटेनेंस का केस करेगी, कुछ ना कुछ वो करेगी। अब इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारे जो इनकॉम्पिटेंट जजेस हैं। क्यों मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आए हैं और लास्ट मीटिंग में भी यही डिसाइड हुआ है कि अब जो जजेस अपॉइंट होंगे, फैमिली जजेस या सिविल जज मजिस्ट्रेट्स, उनके लिए एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी करेंगे प्रैक्टिस का। सही बात है। पहले क्या था कि इधर उन्होंने LLB किया, उधर वो जज बन गए, अब ना उनके पास एक्सपीरियंस होता था। बहुत सारे मर्दों हजरात, ख़वातीन हजरात खुद मैरिड नहीं होते तो उनको चीज़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं था। सही बात। तो जाहिर सी बात तो फैसले सही नहीं हो पाते थे। अब चले ठीक है, डाइवोर्स हो गई, 2 लोग अलग हो गए, अब वो मज़ीद उनकी कोई काउंसलिंग नहीं होती। बाहर ममालिक में इसकी थेरेपीज़ होती हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर ये जो हमारे यहाँ नाम नहाद NGOs काम कर रही हैं, अक्सर मेरी इनसे बातचीत रहती है, मैं आप इन लोगों से कहता हूँ जो रियलिस्टिक इश्यूज़ हैं आप उसके ऊपर काम करें। फॉर एग्जांपल आप 100 कपल्स ले लें जिनकी डाइवोर्स हुई है, भले कोर्ट से हुई या आउटसाइड द कोर्ट हुई, आप उनसे पूछें कि रीज़न क्या था, वजूहात क्या थी,
उसके ऊपर आप रिसर्च करें, उसका आउटकम निकालें सही। और वो फिर पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे लोगों को बताएं। मसला तो यही है ना कि हमारे यहाँ जी हमने बस एक वही आपने बिल्कुल जो बात कही ना कि ना हम इधर में ना हम उधर में, मसला यही है कि ना हम मौलवी के पास सीखने के लिए जा रहे हैं ना हम काउंसलर के पास सीखने के लिए जा रहे हैं, खुद ही अकले कुल बने हुए हैं। और वो वाली बात कि फुफियाँ, चाचियाँ, भाभियाँ, बहुएँ ये सब मिलके इतना कुछ पका देती हैं लड़की को, अच्छा तुम्हारी सास ने तुम्हारा ऐसे किया, तुम्हारा मियाँ ऐसे करता है, छोड़ दो। सबसे ज़्यादा फेसबुक के जो ग्रुप चल रहे हैं उसमें हर अगला कॉमेंट आता है, मियाँ ने अगर जो है तुम्हें नया कपड़ा नहीं दिलाया है छोड़ दो, बच्चे को फलाना नहीं किया है छोड़ दो, तुम्हें नौकरी की इजाज़त नहीं देता है छोड़ दो। तो भाई ये जो सब कुछ हमारे यहाँ माशरे में चल, और फिर वही वाली बात मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊँगी कि हमने जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच बिल्ड कर दी है, फाइनेंशियल इशूज़ हैं और जो कुछ हम मटीरियलिज्म डाल रहे हैं थ्रू ड्रामाज एंड मूवीज़, उसमें यही कुछ बिल्ड हो रहा है दिमागों में कि कोई मसला नहीं, छोड़ो और निकलो। तो इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है तलाक के हवाले से। अच्छा जी, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच, जो कि मुफ्ती साहब भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और वो बात उनकी बहुत वैलिड है मोहसिन साहब कि क्या होता है कि जी अब वही वाली बात कि अच्छा कमाने लग गई कोई भी, आप तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को भी देखते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी तलाक़ें हो रही हैं। एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाना, दूसरी बात ये कि अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा, अच्छा खिला नहीं रहा, वो तो अपनी बीवी को गाड़ी में लेके जो है रोज़ाना रेस्टोरेंट लेके जाता है, तो इसलिए तलाक़ें हो रही हैं। तो ये जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच और ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है बिल्ड हो रहा है हमारे ये सोशल मीडिया से और ड्रामास से। तो आप अग्री करते हैं मोहसिन साहब इस बात से? लड़की जब शादी होके घर आती है ना तो वो एक तख़य्युलाती दुनिया के अंदर होती है। तो दिखाई उसको ये रहे ड्रामों में आप फैसिनेटिंग सी जिंदगी। ड्रामे को सारे ब्लेम मत देना, ड्रामा या वो नहीं है, वो मुख्तलिफ अपनी सहेलियों को देख के आ रही है तो कि यार वो तो इतना ऐश करती है, उसका मियाँ तो सहेलियों के एक्सपीरियंसेस सुने तो इंसान की बच्ची बन के रहेंगे, ससुरालों में कितना सर्वाइव करना पड़ता है। अब वो घर आती है तो वो देख के आती है कि तो उसकी मेरी फरजाना के मियाँ के पास तो लैंड क्रूजर थी और उसके ऊपर रोज रात को मैरियट होटल लेके चला जाता था, आइसक्रीम खिलाता था उसको। जब वो घर आती है उस बेचारे के पास करोला होती है, टोटो करोला होती है, वो टोटो। अब वो देखती है, वो फौरन मुआवजा करने लगती है उससे कि यार उसके पास तो 3000 सीसी की गाड़ी थी चाहिए। अच्छा फिर वो कहती है कि अब वो मियाँ थका हुआ आ रहा है, बात सुने आज चलें रात को खाना बाहर खाने चलते हैं। वो कहता है यार देखो मैं थका हुआ आया हूँ और मैं तो ये जो होते हैं, या उसने अगर लॉकेट ले लिया या उसकी सहेली ने नेकलेस बना लिया तो वो उससे मुकाबले ये चीज़ें जो आप अपने उसके अंदर रहें। मैं एक अच्छा अभी मैं ये बात कर, मैं ऐसी खातून को भी जानता हूँ और ऐसे उसके मियाँ को भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं उसको, जो 50 लाख रुपए लेती है महाना तनख्वाह के तौर पर, 50 लाख रुपये, ठीक है 5 मिलियन, और उसका मियाँ 3.5 लाख रुपए की नौकरी करता है। मगर इतनी प्यारी मोहब्बत है दोनों के अंदर, इतनी मोहब्बत है, दोनों प्यार हंसी खुशी रहते हैं, उनका तो कोई नहीं है। तो कसूर ये नहीं है कि औरत या मर्द, ये नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। बात है, हाँ, बात यह होती है कि आप हकीकत की दुनिया में रहना शुरू करें, तख़य्युलाती दुनिया से निकल जाएं। ये चीज़ें कि जी वो तो डिफेंस फेज 5 के अंदर क़याबाने उसमें रहती है, मैं PCHS में क्यों? ओ भाई तू PCHS से नीचे आके औरंगी टाउन को देख ले कि तो वो अब क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अब बताऊं क्या हो रहा है। एक और चीज़ मुफ्ती साहब, अभी हमने सोशल मीडिया का जिक्र किया ना, तो खलील साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा, ये सब आ कहाँ से रहा है? अभी औरंगी वाले को भी यही चाहिए, औरंगी वाले को भी यही चाहिए, PCHS वाला और डिफेंस कुछ भी हो, सबको जी एक वीडियो लगानी है जिसमें उसका शौहर जो है उसको एनिवर्सरी पे वो लॉकेट दे रहे हैं। ठीक है, पहले लॉकेट मिल भी जाता था तो भाई इतना चर्चा अम्मा अब्बा तक पहुंच जाती थी, बात बहनों तक कि यार मुझे मेरे मियाँ ने ये तोहफा दिया, तो चलो एक आधी कोई क्योस हो रहा था। अब तो आप 1.2 मिलियन फॉलोअर्स को क्योस में डाल रहे हो ना कि अच्छा उसकी जो अगर बर्थडे आई है तो जी मियाँ जो है वो 1 लैंड क्रूज़र पे तो अब बात ही नहीं हो रही, 6 लैंड क्रूज़र लाता है और उसके ऊपर एक बलून फुलाता है और उसको दोदरिया पे ले जाके सरप्राइज़ देता है। तो अब बीवियों को तो ये डिमांड्स आपने जो है ना उनके दिमाग में डाल दिया कि जो शौहर तो ऐसे रखते हैं। अब जब शौहर ऐसे नहीं रख रहे तो खलील साहब ये जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच बिल्ड हो रही है और फिर यहाँ पे क्लैश पैदा होता है कि वो शायद मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, शायद मुझ पर वक्त ही नहीं लगाता। और फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जिस तरफ मैं आना चाह रही थी, आपसे मुझे इस पर कॉमेंट भी लेना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं उन्होंने ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं। अब उसमें लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं कि आप एक पे तो इत्तेफाक कर ही नहीं रहे हो,
इधर भी व्हाट्सएप पे बात करना है, उधर टिकटॉक पे वीडियो भी बनाना है, उसके साथ खाना भी खाने जाना है, ऑफिस में भी एक बच्ची रखी हुई है, तो आप जो है वो इस तरह के माहौल में तो तलाक़ें होंगी फिर। जी देखें, आपने मशहूर मक़ौला सुना होगा कि ताली दोनों हाथ से बचती है। बिल्कुल। तो गलती दोनों तरफ से भी होती है। या हम ये नहीं कहेंगे कि मर्दी ख़राब है तो मैं तो बिल्कुल नहीं, ख़वातीन के साथ भी यही सूरत हाल है, मर्द यहाँ से निकला नहीं कि व्हाट्सएप शुरू। इसी तरीके से जो है सोशल मीडिया का जो मर्द है, बीमारी है, जब तक कि वो एक पोस्ट या वीडियो जो है, जब तक कि उसके 1 के या 2 के लाइक्स या इतने व्यूवर्स नहीं आते, जब तक बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। मसला ये है कि पहले के वक्त में और अब के दौर में हर चीज़ में तब्दीली तो है, लेकिन मसला ये है कि पहले के दौर में भी यही था और आज के दौर में भी भाई तलाक तो हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? वजूहात ये है, देखें आज के दौर में अगर हम ये समझें कि बढ़ती महंगाई है, हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो घराने के जहाँ पैसे की कमी नहीं है वहाँ क्यों हो रही है? बिल्कुल, अब वहाँ की अपनी एहसास कम तरी का शिकार हैं कि उसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी या इज़्ज़त नहीं की, या घरेलू मसला, वहाँ भी कोई घरेलू मसला नहीं है, बिल्कुल सेपरेट रह रहे हैं, सारे मामला दुरुस्त हैं। अब उससे हमें ये मालूम है कि खुद पसंदी की जो बीमारी है ना, जो अना है, ज़िद है, इस वजह से वहाँ पर होती है कि आदमी जो है 50 लाख कमाए या औरत भले 1 करोड़ कमाए, अब वहाँ पर ये ज़िद और अना हो जाती है कि उसने मुझे ऐसे क्यों देखा, इस चीज़ में इग्नोर क्यों किया। ये छोटी छोटी बातों की वजूहात की बुनियाद की वजह से जो है ना तलाक हो जाती है। और फिर इन्हीं मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये समझें कि गरीब तबका है, अगर गरीब तबका है तो इसकी ज़िम्मेदारी सीधी सीधी रियासत की, हुकूमत की बनती है कि माशी तंगी हालात क्यों हैं कि नफ़ा ना देने के इवज़ में मर्द से औरत या तलाक या खुला का मुतालबा क्यों कर रही है। तो ये वही बात है जो लोग आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं, यूके की, यूरोप की, अमेरिका की, वहाँ सहूलियात भी है, वहाँ अगर टैक्स लिया जाता है तो रिटर्न में कुछ दिया जाता है। यहाँ तो जो ज़कात का मुस्तहिक है टैक्स तो वो भी दे रहा है, यानी जो ज़कात का मुस्तहिक है शरीयत ने उसे ये लागू किया कि इसको ज़कात दें, इसकी मदद करें आप माली। लेकिन हमारी हुकूमत तो उससे भी टैक्स ले रही है, तो वो बेचारा नादान अपना घर कैसे चलाएगा? बिजली का बिल नहीं बम बन कर आ रहा है, तो तलाक नहीं होगी तो क्या होगी? तो यही तो ऐसा लगता है गरीबों में शायद तलाकें कम है, सोशल स्टेटस जिनका बेहतर है वहाँ तलाकें ज़्यादा हैं। तो क्या ऐसा ही है डॉक्टर खुरम? क्योंकि गरीब, मैंने तो यहाँ पे भी देखा है, हमारी घरों की जो मासी है ना, वो अपने मियाँ को गुटके नशे मावे करते हैं और सारा दिन पड़े रहते हैं, और वो पाल रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, झाड़ू पोंछे कर रही हैं, बूढ़ियाँ हो गई हैं, घिस गए, उनकी हड्डियों में दम नहीं है, लेकिन तलाकें ना ली, नाकारा शौहरों को पालते हुए मैंने उनको ज़माने से देख रही हूँ। तो गरीबों में तो बेचारी को कुछ भी कर रही हैं औरतें, अपने आप को कहती हैं बस ये है तो ठीक है, तो पाल रही हैं। अमीरों के जो है ना वो मसले अलग ही हैं। सोशल मीडिया देखें, पाकिस्तान में तो हर चीज़ लेट आती है, पूरी दुनिया में ये आपके ऊपर होता है कि आप क्या चाहते हैं। हम लेकिन दूसरे पे फिंगर बड़ी जल्दी पॉइंट कर लेते हैं कि रियासत ये नहीं कर रही, फलाना ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा। जब तक हम खुद अपनी इस्लाह नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। एक जजमेंट अभी आई थी कुछ अर्से पहले, उसके अंदर एक बड़ी पहला जुमला जो था वो बड़ा दिलखराश था उस जजमेंट का, कि एक तलाक के अंदर जो सबसे बड़ा विक्टिम होता है वो बच्चा होता है। हाँ, यही तो। एक घर जब टूटता है तो वो बच्चा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ एक मुफ्ती साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बड़ा खुल के बात करते हैं सोशल मीडिया पे इस पर। तो उन्होंने एक बात कही कि देखें, ख़वातीन ये समझें कि गर्लफ्रेंड रखना बड़ा सस्ता है आजकल के दौर में, और बीवी रखना महंगा है। बिल्कुल। तो ख़वातीन थोड़े से अक्ल के नाखुन ने शोहर जैसा भी है उसकी तरबियत करें। आप अगर कहते हैं कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, कोई और चीज़ है, वो खाने पे जा रहे हैं, आप भी ये सब कर सकते हैं। आप उसके साथ जॉब करना शुरू कर दें, आप अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं। अगर आप लेकिन नीयत साफ़ होगी ना, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब नीयतों में फतूर आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ तलाक के ऊपर तो हमारे मज़हब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जितने फ़िरके हैं, जितने हमारे सेक्टेरियन इश्यूज़ हैं, एक फ़िरका कहता है कि आपने 3 तलाक नहीं देनी है, एक कहता है कि 3 दी तो वो 1 होगी, एक कहता है कि 2 गवाहों की मौजूदगी में आपने देनी है। हमारे मर्द हजरात को यही नहीं पता कि मुझे तलाक देनी कैसे है। देखें, इस चीज़ के मौजू को तो खैर हम ना छेड़ें, ये लाइव प्रोग्राम है, दूसरी बात किसी भी मकतबा फिक्र की दिलादारी का सबब बन सकता है। हमें तलाक से तो बात कर रहे हैं, हाँ, तलाक चीज़ के ऊपर रहा जाए ताकि वो गैर मुनासिब है। तलाक तो देखें तलाक है, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, कोई भी तलाक तो चले हो रही है, 1 में कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं, 10 में कर रहे हैं, वो तो एक चले एक बिल्कुल ही एक अलग पहलू है, वो तो ठीक है। लेकिन मसला वही है ना कि हमारे यहाँ उसके इम्पैक्ट पे बात जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए किस तरह हर डिपार्टमेंट को बनाने से पहले एक R&D बनता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे यहाँ तो इदारे भी बन जाते हैं, उसका R&D नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसके ऊपर जो पाकिस्तान के हालात व वाक़यात हैं उसको देखते हुए एक रिसर्च करें
फिर गवर्नमेंट उस पर काम करे कि भाई देखें ये मामला आ रहे हैं तो इसको इस तरीके से हम रोक सकते हैं। बच्चों की वेलबींग के लिए कुछ नहीं हो रहा तो फिर तो आप तलाक बहुत सारे तो मसले फिर वही मसाइल वाली हो बात है कि सकते हैं। स्टेट का रोल तो हम छोड़ ही देते हैं। आप लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे कितने लंबे लंबे फैमिली कोर्ट्स में केसेस चलते हैं, हम वो सब कुछ देख ही रहे हैं। लेकिन बात वही है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो आप किसी भी रिलेशनशिप में जब मसाइल आते हैं तो उनको हल करने के लिए वही वाली बात जो भी सब तजवीज़ भी कर रहे थे कि आपको एक ब्रेक लेना ज़रूरी होता है ताकि आप समझें कि अगर हम अलहदा हो भी जाएंगे तो जी हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, खातून की भी एक टाइम पे आके शायद शादी हो जाए नहीं हो जाए वो एक अलग ही बहस और गुफ्तगू है, रिश्ते मिलना ना मिलना, मर्द भी सेटल हो जाए, वो चल रहा होता है मामला। लेकिन जो सफ़र कर रहे होते हैं वो बच्चे कर रहे होते हैं, चाहे वो माँ के पास हो चाहे वो बाप के पास हो, क्योंकि उनको दोनों की अटेंशन चाहिए। उनको जो है वो सोशल स्टेटस जो है ना वो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उनकी दिमागी जो स्टेट है वो पूरी तहस नहस होकर रह जाती है। वही वाली बात कि आप जो है वो बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं, अपने आप को तो आप शायद सेटल कर लेते होंगे। तो हाँ ठीक है, आप तलाक लें, बिल्कुल लें। अगर आपका बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बच्चे उसकी वजह से भी सफ़र करते हैं, बच्चे उसकी वजह से भी मेंटल ट्रॉमाज में जाते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात के तरीका है ब्रेक लेके देखें कि आप कहाँ पर आके कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसी बात के साथ आपसे रमशा कमल को दीजिए इजाज़त। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबने वक्त दिया। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।